नमस्ते एंड वेलकम टू बोधी सार स्पेशल। आज हम आपके लिए फिर से बोधी सार का विशेष अंक लेकर हाजिर हैं। देश में बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन का दौर चल रहा है। द कंट्री इज विटनेसिंग अ ट्रेमेंडस पॉलिटिकल फ्लक्स विथ ऑल एस्टैब्लिश्ड इक्वेशंस गोइंग अराय। बिल्कुल ही नए समीकरण बन गए हैं और बिल्कुल ही एक ठोस ऐसा नया नेतृत्व अब बिल्कुल मजबूती से स्थापित होता दिख रहा है, जो आने वाले कई वर्षों तक भारत की दशा और दिशा पर गहरा प्रभाव डालेगा। वी आर नाउ रेडी विथ आवर बोधी सार स्पेशल ऑन द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स 2017-18। भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था की स्थिति 2017-18 पर हमारी न केवल नवीन बोधी पूर्णतः तैयार और प्रकाशित हो चुकी है, साथ ही आपको ये कंप्लीट वीडियो सत्र उसी बोधी पर आधारित भी हम देने वाले हैं। The main attraction for everyone would be a comprehensive analysis of the election results। वो हम निश्चित तौर पे करेंगे। हाल में विधानसभा चुनावों के जो बड़े ही नाटकीय नतीजे आए, विशेषकर उत्तर प्रदेश, जहां भारतीय जनता पार्टी ने केवल 3 वर्षों में अपनी दूसरी सबसे बड़ी ऐतिहासिक विजय दर्ज की, हम समझेंगे what are the various implications of that victory and not just that। हम भारत के चैलेंजेस को समझते हुए एक वैश्विक परिदृश्य में आज का बोधी सार स्पेशल कंडक्ट करेंगे। सो आर वी रेडी? पूरा सेशन हमारा बाइलिंगुअल होगा और ध्यान रखें, आई विल बी डायरेक्टली डिस्कसिंग विथ यू एंड एक्सप्लेनिंग द कंटेंट दैट वी हैव रिसेंटली अपलोडेड इन आवर एब्सोल्युटली फ्रेश फुल लेंथ बोधी ऑन bodhibooster.com। तो आप तैयार हैं? कमर की पेटी बांध लीजिए। इट्स गोइंग टू बी वन रॉकिंग सेशन। बहुत आनंद आएगा। हम विश्व की स्थिति देखेंगे, मेजर चैलेंजेस देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था को समझेंगे, द रीसेंट असेंबली इलेक्शंस एंड व्हाट आर द डीप इंप्लीकेशंस ऑफ दैट फॉर ऑल ऑफ अस, आवर लाइव्स, इंडियन सिटीजंस लाइफ। और अंत में हम ये भी देखेंगे कि भारतीय विदेश नीति, सैन्य सुरक्षा इत्यादि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग, इजंट इट? लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर बोधी सार स्पेशल। ध्यान रखें, बोधी सार constantly offers you topic wise analysis and understanding, and our बोधी सार special, which is today's session, are the crowning glory of this series। बहुत मजा आएगा आपको। डोनाल्ड ट्रंप साहब पर हमने पहले एक बोधी सार स्पेशल दिया था, याद है ना? वी गिव यू इनसाइट्स बियॉन्ड द ऑब्वियस। ये सब कुछ बाइलिंगुअल होता है, अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषा के छात्र बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बहुत सारा ओरिजिनल एनालिसिस हमारी टीम बनाती है और ये सब आपको बोधी बूस्टर नॉलेज पोर्टल पर मिलेगा। तो सबसे पहले आपको दिखा दूं, बोधी बूस्टर नॉलेज पोर्टल पर ये रही हमारी लेटेस्ट बोधी ऑन द स्टेट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी। वही आपको हिंदी बोधी बूस्टर पर भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था की स्थिति 2017-18 दिखेगी। और ये बोधी को हमने ओपन किया तो ये कॉम्प्रिहेंसिव बोधी हमारे सामने आएगी। इसे ही हम अब आपके साथ डिस्कस करेंगे। बड़ा आनंद आएगा। भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था 2017-18, बहुत बड़ा बदलाव का ये युग है, जैसा मैंने कहा, और आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू आज के सेशन में मिल जाएगा। एक्साइटेड? यू शुड बी, एब्सोल्युटली। बोधी समीक्षा, हमारा लाइव करंट अफेयर्स रिव्यू का कार्यक्रम बहुत शानदार गति से आगे बढ़ता जा रहा है। इसमें हम लाइव आपके लिए जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के रिव्यू सेशन हर 15 दिन में लाते हैं। हाल ही में ये अभी हमने कंडक्ट किया था। आप में से जिन्होंने अभी तक एनरोल नहीं किया है, स्क्रीन पर दिखाई दे रही लिंक पर जाकर बोधी समीक्षा में अपना पर्सनल रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि आप एक भी सेशन मिस ना करें। बोधी शिक्षा हमारे सारे फ्री और ओपन वीडियोस का कॉमन नॉलेज पोर्टल, रोजाना विजिट करें। खजाना है आपके लिए। दिस इज द ट्रेजर ऑफ लर्निंग। bodhipratham.com हमारी वेबसाइट पर आपको 6 दिन का एक शानदार कार्यक्रम मिलेगा। वी विल बी कंडक्टिंग दिस प्रोग्राम फ्रॉम 22 of May 2017 एट दिल्ली। 6 दिन मैं आपको वो सारे गुण सिखाऊंगा जो किसी भी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, यदि आप समझ नहीं पा रहे हैं बड़ी शुरुआत कैसे करें, इट कैन हेल्प यू रियली कॉन्सेंट्रेट एंड गेट द बेसिक्स ऑफ योर लाइफ राइट। सो दैट्स आवर बोधी प्रथम। इस पर अभी ज्यादा नहीं बोलूंगा, स्क्रीन पर आपको वेबसाइट बताई है, वहां जाकर सारी जानकारी लें। आपके टेस्टिमोनियल्स हमें लगातार मिल रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। जरूर आप टेस्टिमोनियल का लिंक पर जाकर टेस्टिमोनियल लिखें। ये जितनी सेवाएं हम आप तक लेकर आ रहे हैं, ये रही टेस्टिमोनियल की लिंक। आप इस पर जाके टेस्टिमोनियल लिखें तो हम आपको फीचर करेंगे बोधी स्टार्स में, अर्थात बोधी सितारे। वो छात्र जो हमारे सितारे हैं, देखिए एक से एक सितारे आपको यहां दिखाई देंगे, जो लगातार पॉजिटिव स्पिरिट के साथ दुनिया भर से हमारे साथ जुड़े हैं, सीखते जा रहे हैं
सीखते जाएंगे। फोटो अटैच करना मत भूला करो दोस्तों। What a brilliant community we have created in just 5 months of existence of the Bodhi Booster Knowledge Portal, isn't it? चलिए, तो ये आपके टेस्टिमोनियल की बात हो गई। इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट 2017 पर हमारा शानदार कोर्स ऑनलाइन अवेलेबल है। दिखाई दे रही लिंक पे जाके आप तुरंत एनरोल करके एक ही मिनट में इसे पढ़ना शुरू कर सकते हैं। हंड्रेड्स हैव बेनिफिटेड, व्हाट्स स्टॉपिंग यू? अब मैं शुरू करता हूं आज का मेरा बोधि सार स्पेशल का सत्र, जो है स्टेट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स और इकोनॉमी। हाल के चुनावी नतीजों के बाद अब समय आ गया है कि हम विस्तार से समझें भारत में आखिर चल क्या रहा है। एंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ओवरऑल वर्ल्ड सिचुएशन, हाउ इज इंडिया प्लेज राइट इन द मिडल ऑफ इट, बिकॉज अल्टीमेटली लाइक इट और नॉट वी आर पार्ट ऑफ अ ग्लोबल सिस्टम। ट्रम्प साहब बोल रहे हैं दैट आई एम गोइंग टू डी-ग्लोबलाइज इट, फाइन, बट टिल दैट हैपेंस वी रिमेन अ पार्ट ऑफ दैट। एंड एनीवे, इंडियन डायस्पोरा, हमारे प्रवासी भारतीय विश्व का सबसे बड़ा समूह बन चुके हैं। ये सब कुछ आज हम पढ़ेंगे। तैयार? शुरू करूं? लेट्स बिगिन। द स्टेट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी 2017-18 दिख रहा है ना स्क्रीन पे अच्छे से? भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था की स्थिति 2017-18। India is passing through a defining political phase. We present an in-depth analysis. भारत एक बड़े राजनीतिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। प्रस्तुत है हमारा विस्तृत विश्लेषण, जो न केवल राजनीति पर है, इसमें अर्थव्यवस्था भी है, विदेश नीति भी है, सैन्य स्थिति भी है और रक्षा स्थिति भी है। रक्षा स्थिति थोड़ी डावाडोल है क्योंकि अभी रक्षा मंत्री नहीं है फुल टाइम हमारे पास। वो भी आई होप एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो जल्दी सॉल्व कर लिया जाएगा। जस्ट अ जोक। ओके, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री रोल ऑन। इतिहास का चक्र निरंतर चलता चला जा रहा है। तो आज हम क्या देख रहे हैं? सभी भारतीय नेताओं में अपना कद सर्वोच्च कर लेने वाले नेता की तस्वीर। द मोस्ट स्टारिंग पॉलिटिकल फिगर ऑफ द डे इन इंडिया, नेशन ऑफ 1.35 बिलियन। What makes this exceptionally brilliant an achievement is the fact that the size of the country, 135 करोड़, दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है, एक ही देश है और वो लोकतांत्रिक ही नहीं है। इसलिए ये अचीवमेंट अपने आप में बहुत मायने रखती है। Our Prime Minister has been able to achieve heights which were considered impossible in an age that was declared to be कोलिशन एरा पॉलिटिक्स। ऐसा मान लिया गया था कि गठबंधन राजनीति ही 1990 के दशक के बाद से चलेगी भारत में। सब कुछ बदल गया है। अब वापस एक बड़े नेता का युग आ चुका है। ऐसा कैसे हो गया? विपक्षी कुछ कर क्यों नहीं पाए? कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं? उनका नैरेटिव कहां गलत जा रहा है? प्रो कॉर्पोरेट की इमेज वाले नरेंद्र मोदी अचानक से गरीबों के मसीहा कैसे बने? ये क्या हुआ? What are the grassroots dynamics which have aligned the stars so miraculously in the favor of this party? आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नजर डालेंगे विश्व की स्थिति पर। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक बहुत बड़ा राजनीतिक मैंडेट जब बीजेपी और मोदी जी को मिला है, तो भारत जैसे एक ऐसे देश जिसने 25 साल पहले से अपने आप को विश्व के साथ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के डिसीजन से नरसिम्हा राव जी द्वारा लिया हुआ कांग्रेस के प्रधानमंत्री 1991-95 जोड़ लिया, तो अब हमें उसके कंटेक्स्ट में ही सारी कहानी की शुरुआत करनी पड़ेगी। रिमेंबर, when Mr. Modi has got such a solid one-way mandate, the expectations are sky high. The expectations of the common people that he is going to solve the deep-rooted problems of their lives are sky high. This expectation was raised by Mr. Modi himself through the demonetization process. नोटबंदी से उन्होंने खुद ये अलग जगाई थी कि आपके सपनों का भारत आपको मिलेगा। अब लोगों को उम्मीद है कि वाकई उनके सपनों का भारत मिले। मोदी जी ने अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच में बीजेपी हेडक्वार्टर्स पर 2022 की डेडलाइन पहले ही दे दी है कि भारत जब 75 साल पूरे करेगा आज़ादी के, तब हमारे सपनों का भारत रेडी होना चाहिए। तो एक क्लियर कट प्लान तो दिखाई दे रहा है। आइए वैश्विक स्थिति को समझें। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड 2017-18, विश्व की स्थिति 2017-18। 10 चीजें बहुत बड़ी एक साथ चल रही हैं। आइए पहले से शुरू करते हैं। ट्रम्प्स अराइवल ऑन द वर्ल्ड सीन, नॉट स्क्रीन। स्क्रीन पर तो मैं हूं अभी। विश्व परिदृश्य पर श्री डोनाल्ड ट्रंप साहब का
आगमन। द राइज एंड राइज ऑफ द सो कॉल्ड नॉन लिबरल वैल्यूज, सारे जितने लिबरल लॉबी है बेहद अचंभित, दुखी और आक्रामक हो चुकी है, बड़ी लिबरल हो गई है इस चक्कर में वो। And politics in the icon of capitalism, liberalism and openness, the USA, marks a decisive shift in the way the world works. If Trump stays and stays true to the promises despite the pushback from the establishment, liberals and the mainstream media, everyone in the world can expect a massive change in the Pax Americana that the world had grown accustomed to. Bye-bye Davos, man. Welcome the phase post the end of history. Sorry Mr. Samuel Huntington and sorry Mr. Francis Fukuyama. तो क्या हुआ? हुआ ये कि पूंजीवाद, उदारवाद और खुलेपन के प्रतीक चिन्ह अमेरिका में तथाकथित गैर उदारवादी मूल्यों और राजनीति का पूरा उत्थान हो गया। और अब सब उदारवादी यानी कि लिबरल्स बहुत नाराज हैं, लेकिन यदि ट्रंप साहब अपनी बात पर अड़े रहे और बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे तो निश्चित तौर पर डावोस पुरुष यानी डावोस मैन और एंड ऑफ हिस्ट्री का पूरी तरह से एंड होना तय है। तो ये डावोस मैन क्या था? देखिए, डावोस मैन वाज अ टर्म कॉइन्ड बाय सैमुअल हंटिंगटन साहब, who is a professor, a thinker, an intellectual, which reflected the quintessential pro-capitalist person. ठीक है, बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स और वो राजनेता जो पूंजीवाद के धुर समर्थक रहे हैं। एंड देन यू हैड द एंड ऑफ हिस्ट्री। 1990s में फ्रांसिस फुकुयामा ने बड़े प्रसिद्ध लेख लिखे कि अब तो सारा विश्व पूंजीवादी और उदारवादी हो ही जाएगा, इतिहास का अंत हो चुका है। उन्होंने हिंदू धर्म पढ़ा ही नहीं था कि समय तो चक्र है और ये चक्र चलता रहेगा, कोई इंसान इस चक्र से परे हो नहीं सकता है। तो दावोस मैन और एंड ऑफ हिस्ट्री इनका ही एंड हो गया है और सब कुछ एक अलग दिशा में चला गया है। ये सबसे पहला और सबसे बड़ा परिवर्तन है। आइए दूसरा देखते हैं, ब्रेक्जिट। सभी को पता है ब्रिटेन्स डिपार्चर फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन इज अ सर्टेनिटी, और अब उससे जुड़े हुए कानून जो लाने पड़ेंगे वो भी आने शुरू हो गए हैं। ब्रिटेन ने आखिर ऐसा क्यों किया, ये हमने अभी यहाँ पे समझाया है। ब्रिटेन का ऐसा मानना है कि मैं तो एक सोवरेन कंट्री हूं, वाई शुड आई अलाउ द यूरोपियन नेशन और द यूरोपियन यूनियन EU to dictate what a sovereign nation like Britain, which was once an empire the sun would never set in, कहीं भी सूर्य अस्त ही नहीं होता था, ऐसा वैश्विक साम्राज्य, अधिनायकवादी साम्राज्य ब्रिटिश लोगों ने बनाया था। तो उन्होंने कहा ये यूरोपीय संघ की दादागिरी नहीं चलेगी, अब हम खुद चलेंगे। इंटरेस्टिंगली, once the Brexit was done, out of the 4 constituent units of United Kingdom, you have England, you have Wales, you have Northern Ireland एंड यू हैव स्कॉटलैंड। इनमें से 2 ने तो ब्रेक्सिट के खिलाफ ही मत दे दिया था और इसलिए इंटरनल टेंशंस बहुत हैं। एंड एज ब्रिटेन इज टेकिंग ईच स्टेप फॉरवर्ड, इट इज रियलाइजिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द वेरियस डायनामिक्स विच आर नाउ अनफोल्डिंग। तो ब्रेक्सिट का अंतिम परिणाम क्या होगा ये अभी किसी को भी नहीं पता। बात ये भी चल रही कि क्या फ्रांस अलग हो जाएगा। ये सब हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी को जो विजय मिली है उससे जो आशाएं बनी हैं उस पर इन सब घटनाओं का सीधा सीधा प्रभाव पड़ना तय है। ठीक है, तो ये ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से प्रस्थान, आप इस बोधि बूस्टर की साइट पर जाकर और हिंदी बोधि बूस्टर पर इसे आराम से पढ़िएगा। तीसरा, अब हम भारत की तरफ भी थोड़ा रुख करते हैं। इंडियाज इंटरनल पॉलिटिकल रीसेटिंग। India is a different nation unlike any other in the world. Only China can compare in size. But India is a brutal democracy that does not respect any politician and any political party. ये तो सभी को मानना पड़ेगा कि भारत जैसा लोकतंत्र तो दुनिया में कहीं नहीं है। इतना बड़ा लोकतंत्र जो किसी का सम्मान नहीं करता, यहां कोई लेगेसी नहीं है। राजनेता तभी तक राजनेता है जब लोग जाके मतदान करें, बटन दबाएं, अदरवाइज उसकी कोई हस्ती नहीं है। ये बात पुराने बड़े राजनीतिक दिग्गजों से ज्यादा कौन जानता है। नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी ने पिछले 4 सालों में पूरी की पूरी परिभाषा नए ढंग से गठित कर दी और इसलिए गढ़ दी, और इसलिए द कंप्लीट रीफ्रेमिंग ऑफ पॉलिटिकल इक्वेशंस इज समथिंग द वर्ल्ड विल टेक सीरियस नोट ऑफ, स्पेशली इन द पोस्ट डिमोनेटाइजेशन एज। The assembly election results in 2017 March have shaken up the internal politics of India. Its impact may be felt not just in the 2019 national elections for union government, federal or quasi-federal elections actually, but much beyond that. इसका सबूत क्या है? सबूत है मोदी जी द्वारा अपने बीजेपी हेडक्वार्टर पर विजय भाषण देते वक्त 2022 की तारीख का उल्लेख करना। वो अपने आप में बहुत गहरा संदेश लिए हुए है। But also beyond that, Indian defense and military approach and Indian approach to global trade and foreign policy affairs may get a new thrust now. आपको और हमें पता है मोदी जी का विदेश नीति को लेकर एक बिल्कुल ही अलग रुख पहले दिन से रहा। अपने इनॉग्रेशन में उन्होंने दक्षिण एशिया के सारे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया, आज के पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। और उसके बाद
वो लगातार पूरे विश्व का भ्रमण करते रहे, trying to reinvigorate relations which allegedly had gone into a deep freeze। तो जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध भारत के दूसरे देशों के साथ, बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी सुप्तावस्था में चले गए, तो मोदी जी ने अपनी व्यक्तिगत ऊर्जा से उन्हें पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। उसके नतीजे भी बहुत अच्छे आए। एफडीआई फ्लो बहुत बड़ा, दुनिया ने जिस प्रकार भारत को हमेशा से देखा है उसमें फिर से एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। और इसमें बहुत मदद मोदी जी को किनसे मिली? द ग्रेट इंडियन डायस्पोरा स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। इट डिड सो मच फॉर मिस्टर मोदी। दैट ब्रिंग्स द चैलेंज नाउ in light of President Donald Trump and his anti-immigration policies and the assuming consequent racial attacks on Indian Americans within America, the challenge for Prime Minister Modi to somehow get a pro-Indian American deal cut with the Trump administration will be immense। अब मोदी जी के सामने बहुत बड़ी चुनौती आ गई है, और किसी भी तरह उन्हीं प्रवासी भारतीयों का जिनका सहयोग उन्हें इतनी बार मिला अपनी यात्राओं में, उनके लिए अब उन्हें अमेरिका में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसा विश्लेषक कह रहे हैं, और जो कि बिल्कुल साफ दिख भी रहा है। तो यह है भारत का आंतरिक राजनीतिक पुनर्गठन, और यह बहुत लंबे समय तक इसकी छाया अब रहेगी। कोई भी राजनीतिक पार्टी यह सोचे कि वो अचानक से 2019 में इस इक्वेशन को रीडू कर देगी, मुश्किल है, क्योंकि उन्हें अपना पूरा नैरेटिव ही बदलना पड़ेगा, और यह करना बहुत मुश्किल है। माने न माने, सभी राजनीतिक दल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का ही गेम खेलते हैं। उन्हें मोदी जी से बहुत चिढ़ हो रही है कि वो इस गेम में उनसे बाजी मार गए, और इसलिए वो उल्टे आरोप लगा रहे हैं। बट इफ दे एक्चुअली लुक एट देमसेल्व्स इन द मिरर, मे बी दे विल बी गिल्टी ऑफ द सेम क्राइम दैट दे आर अक्यूजिंग मिस्टर मोदी ऑफ। क्राइम कोट अनकोट, एक कलोकियल भाषा में मैं बोल रहा हूं। चाइनीज एफर्ट्स टू डोमिनेट साउथ एशिया एंड एशिया, चौथी बड़ी हम वैश्विक घटनाएं देख रहे हैं भाई, ठीक है, जिसका सीधा सीधा असर भारत पे होगा। चाइनीज एफर्ट्स टू डोमिनेट साउथ एशिया एंड एशिया, सभी को पता है, किसी भी तरह अपने OBOR एसेट्स के जरिए चीन पूरी कोशिश कर रहा है कि दक्षिण एशिया पर अपना प्रभुत्व जमाए, पाकिस्तान की मदद से, और भारतीय प्रेजेंस जो इंडियन ओशन रीजन में है उसको कमजोर करे। दिस remains the immediate short term to mid term challenge for India. China will do everything to gain a foothold in Indian Ocean region. India will do everything to stop it from gaining a foothold. So that means friction is inevitable. We'll keep a close eye on that, and I'm sure you too are doing a lot of reading to understand that. पांचवा बड़ा वैश्विक घटना क्या चल रही है? Huge surge in nativism and nationalism worldwide. तो पांचवी बड़ी वैश्विक घटना क्या हो रही है? अभी बताया था ना, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, जिसके कंटेक्स्ट में मोदी जी की इस विजय को देखना आवश्यक है। अ ह्यूज सर्ज इन नेटिविज्म एंड नेशनलिज्म वर्ल्ड वाइड, स्थानीयता और राष्ट्रवाद का भारी उत्थान। सबसे पहला बिंदु ही हमने लिया, राष्ट्रपति ट्रंप सत्ता में आए ही इसलिए क्योंकि वो लिबरल लॉबी, मेन स्ट्रीम मीडिया लॉबी, जो ये मान के चल रही थी दैट हिस्ट्री हैज एंडेड एंड व्हाट दे हैव सेड इज द फाइनल ट्रूथ, was turned upside down, it was upended। पूरी तरह से वो व्यवस्था ही ध्वस्त हो गई है, और जिसकी भारी पीड़ा इन एस्टेब्लिश्ड लॉबीज को दुनिया भर में हो रही है। एंड वेरी राइटली सो, दे हैव देयर ओन पॉलिटिकल राइट टू बी एंग्री एंड अपोज इट। ऑल्दो द रियली फनी पार्ट इज, in opposing the so-called illiberals, the liberals are sounding more illiberal than the illiberals, alleged illiberals themselves। अपने उदारवादिता को सिद्ध करने के लिए ये उदारवादी जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो उतनी गैर उदारवादी है जिसका आरोप उन्होंने तथाकथित गैर उदारवादियों पे पहले दिन से लगाया था। इट्स अ फनी सिचुएशन। सो दुनिया भर में, एंड द वर्स्ट पार्ट हियर इज दैट यूरोप इज ऑल्सो सीइंग इट इन स्लाइटली ओमिनस टोन्स। यूरोप में बड़े खतरनाक ढंग से स्थानीयता की भावना बढ़ रही है, जो कि बहुत देखने लायक रहेगा, बिकॉज यूरोप्स डेमोग्राफिक्स आर एडवर्स। ठीक है, उस पर अभी नजर डालेंगे थोड़ी देर के बाद वापस। आइए छठा बिंदु देखें, डिमांड्स फॉर डी ग्लोबलाइजेशन। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उससे हमें छठी बात समझ में आती है, विवैश्वीकरण की मांग हो रही है। कितने मजे की बात है that in 2017 the World Trade Organization, which was created on 1st of January 1995, concluded its first ever global TFA। विश्व व्यापार संगठन ने 1 जनवरी 1995 को जो बना था, 22 साल की मेहनत के बाद पहला ट्रूली ग्लोबल ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट लागू करने में सफलता पाई। एंड 2017 is the year when
The world is screaming for deglobalization. And who is standing in favor of deglobalization? The thoroughly monolithic, autocratic, undemocratic Chinese state. There is no dearth of irony in this world. Do tell us in the comments what you think of this irony. ये जो बड़ा मजेदार व्यंग्यात्मक विरोधाभासी स्थिति बन चुकी है, उस पर आप क्या सोचते हैं? हमें जरूर कमेंट थ्रेड में बताइए, बोधी बूस्टर पर, बोधी बूस्टर हिंदी चैनल पर और बोधी शिक्षा के वीडियो चैनल पर भी। हमें इंतजार आपके कमेंट्स का रहेगा, बड़ा मजा आएगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा थॉट एक्सपेरिमेंट है, द मॉडर्न वर्ल्ड्स बिगेस्ट करेंसी एक्सपेरिमेंट। मोदी जी ने न केवल सबसे बड़ी इलेक्टोरल विजय का रिकॉर्ड बनाया है, अब उनकी रिकॉर्ड बनाने की ऐसी आदत पड़ गई है, उन्होंने मॉडर्न वर्ल्ड का सबसे बड़ा करेंसी एक्सपेरिमेंट डीमोनेटाइजेशन से किया। और सबसे मजे की बात यह रही दैट इन दिस बिगेस्ट करेंसी एक्सपेरिमेंट ऑफ द वर्ल्ड, वेयर प्रैक्टिकली ऑल द एक्सपर्ट्स वर यूनानिमस दैट मिस्टर मोदी हैज कमिटेड द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर, इट एंडेड अप बिकमिंग द बिगेस्ट पॉलिटिकल एसेट ऑफ हिज करियर। हुआ यह है, अब जैसा विश्लेषक बता रहे हैं, गरीबों को बड़ा मजा आया देखकर कि अमीरों को बड़ी पीड़ा हो रही है। And they actually bought the argument that demonetization will be the first major step in the cleaning up of India. ये तो आज से 10 साल बाद पीछे मुड़कर ही पता चलेगा. As independent thinkers, you and me can very clearly see right now the government may have the best and the noblest of intentions, but Indian bureaucracy is a different animal altogether. How do these policy decisions really transform quarter on quarter and year on year in terms of genuinely honest and clean grassroots governance? ये तो 10 साल बाद ही पता चलेगा. लेकिन आज गरीब इस बात से बहुत खुश है कि विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी यानी डीमो से क्या हुआ. ये डीमो बड़ा स्टाइलिश वर्ड है. अब तो रीमो फर्नांडिस बड़े नाराज होते होंगे. सॉरी रीमो भैया. So demo and remo are being appreciated by the poor. So Mamta ji of TMC, Kejriwal ji of Aam Aadmi Party, Rahul ji of Congress, their main plank that Modi has destroyed livelihoods turned turtle. ये पूरा तर्क उल्टा पड़ गया. शायद ये सिवाय मोदी जी और अमित शाह जी के दूसरा कोई देख ही नहीं पाया. इतने सारे टेलीविजन चैनल पर कितने बड़े बड़े विश्लेषक, एक भी आदमी ने ऐसा नहीं बोला कि नोटबंदी मोदी जी के फेवर में जाने वाली है. आज सब बोल रहे हैं. वाह रे मेरे विश्लेषकों. अरे मैं भी तो विश्लेषक हूं. सॉरी विश्लेषक महान होते हैं. महान इनकी जय हो सभी विश्लेषकों की, मेरी भी. टेररिज्म अक्रॉस द वर्ल्ड एंड द सिक्योरिटी सिचुएशन. विश्व स्तर पर बढ़ता आतंकवाद और सुरक्षा की स्थिति. डिस्पाइट वॉट एवर द गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक बिल्कुल सत्य और एक तथ्य यह है कि आतंकवाद लगातार अपनी काली छाया बढ़ाता जा रहा है. एक और हम आईसिस को तोड़ने की कोशिश मोसुल में देख रहे हैं, तो दूसरी ओर उनके स्लीपर सेल दुनिया भर में फैलते जा रहे हैं. एक और हम बात करते हैं कि तालिबान इज बैड, दूसरी तरफ हम देखते हैं दैट चाइना एंड पाकिस्तान डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड तालिबान एंड बैड तालिबान. The same China then musters up a huge military force in Urumqi of Xinjiang province, टेकिंग अ पब्लिक वॉर. चौराहे पर एक शपथ लेते हैं कि आतंकवादियों को मारकर उनके शव यहीं गाड़ देंगे. और दूसरी हम देखते हैं कि भारतीय सेना कश्मीर में पत्थर खाती है क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस हैं. इतना जबरदस्त विरोधाभास हमें देखने को आतंकवाद को लेकर मिल रहा है. भारतीय सेना को सैल्यूट, जो बेचारे इतना हाथ रोक कर कश्मीर में आतंक पर काबू पा रहे हैं. यदि चीन जैसा खुला हाथ उनको दे दिया जाता तो आतंकवाद की समस्या तो वो कब के खत्म कर चुके होते. बट ट्रू टू फॉर्म of the Indian democratic traditions, the Indian Army is one of the best in terms of their humanitarian approach. People who oppose it should really read up on what's happening in Xinjiang province of China when China is trying to crush the East Turkestan Islamic movement, and their eyes will pop out of the socket. एक बार देखिएगा तो अपने आप आपको लिबरल और इलिबरल क्या होता है उसका भेद देखिए. हुआ ये कि ये सब जो आज़ादी ब्रिगेड के नारे रहे हैं ना, ये भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इस सब ने भाजपा को बहुत मदद कर दी चुनावों में. ये बात आज़ादी ब्रिगेड के लोग जितना जल्दी समझ लें, उसी तरह हम थोड़ी देर बाद बोधी में देखेंगे किस प्रकार मोदी जी की लगातार की जा रही आलोचना ने लोगों को उनके फेवर में मत डालने पर प्रेरित कर दिया.
विपक्षी दलों को यदि मोदी जी को हराना है तो एक काम करें, उनकी तारीफ करना शुरू कर दें। आप देखिएगा बहुत फायदा होगा आपको। अगेन, ये थोड़ी गंभीर सलाह थी, इसमें थोड़ा हास्य भी था और गंभीरता भी थी। ये बहुत सोचने लायक बात है, आगे देखेंगे। अभी मौत के सौदागर पहले बोला था ना, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। गुजरात के गधे अभी इस चुनाव में बोला गया था, क्या हुआ? पलट के लगा। मोदी जी उस नेता का नाम है जो हर नेगेटिविटी को अपने फेवर में यूज कर लेते हैं। He truly believes in the old saying that if you throw bricks at me, I'm going to build a house with it. I'm not a pro Modi or a pro BJP analyst. I'm only telling you what's happened right now. And if you still choose to keep your eyes closed, may the good Lord help you. The shake-up that the UN needs. Now, और इसके बाद हम तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र पूरी तरह से एक आउटडेटेड संस्थान बन गया। इसमें तो डेफिनेटली हम ट्रम्प साहब से एग्री कर सकते हैं भैया। यदि 135 करोड़ की आबादी वाले भारत को संयुक्त राष्ट्र में परमानेंट सीट सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं दे सकते तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। देन व्हाट इज दैट यूनाइटेड नेशंस ऑफ एनी यूज टू इंडिया? हमें कोई फायदा ही नहीं हो रहा, बल्कि हमें तो लगातार नुकसान हो रहा है। ये एक अगली बड़ी चीज है। एंड फाइनली, पूरे विश्व के नागरिकों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय, अमीर भयंकर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब उतनी तेजी से समृद्ध नहीं हो रहे हैं। सोर्स क्या है? द ऑक्सफैम रिपोर्ट, डिवास्टेटिंग रिपोर्ट। ऑक्सफैम इन्फॉर्म्स अस रेगुलरली हाउ ट्रूली अ हैंडफुल ऑफ वर्ल्ड सिटीजंस हैव कॉर्नर्ड मोस्ट ऑफ द वेल्थ जनरेटेड। आज स्थिति इतनी खराब है कि 10, 20 या 30 लोगों के हाथ में 350 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है। थॉमस पिकेटी ने कैपिटल इन द 21st सेंचुरी में इस पर और अलग से कितना बोला है। सोचने लायक है कि क्या इससे किसी दिन जन विद्रोह नहीं होगा इस बढ़ती असमानता और संपत्ति के संकेंद्रण से। सो दीज आर द 10 biggest challenges for the world. Have I been able to do brief justice to this? Great. So the stage is set. भूमिका बन गई, पृष्ठभूमि तैयार, अब तुरंत आगे बढ़ते हैं। तैयार हो जाओ। ओके, अब भारत पे फोकस करो। पिछले 25 सालों में भारत के सबसे बड़े इवेंट्स क्या रहे? देखें पिछले 25 वर्षों की प्रमुख भारतीय घटनाओं की त्वरित सूची। आइए शुरू करते हैं। The LPG event. No doubt, we will start with the LPG event, liberalization, privatization and globalization. सभी को पता है 1990 में बहुत ही एक डिजास्ट्रस इकोनॉमिक फेज के बाद when India's foreign exchange reserves had become literally zero, $1.5 billion के आसपास, and we were in no position to continue importing oil after a few days, नरसिम्हा राव जी, जिनका नाम कांग्रेस पार्टी ने अपने इतिहास से खुरच खुरच के मिटा दिया है, he started the boldest economic experiment in the history of India. आज की पीढ़ी जरूर बोलेगी कि जीएसटी इज द बोल्डेस्ट एक्सपेरिमेंट, डीमोनेटाइजेशन, बट ट्रस्ट मी एज समवन हु वाज लिविंग थ्रू दैट फेज, उस वक्त मैं आईआईटी के अपने आखिरी वर्ष में था और बिल्कुल नया नया इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ने का चस्का लगा ही था। रोज की हेडलाइंस जो आती थी वो बिल्कुल दिमाग को खोल देने वाली थी। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एबॉलिश्ड, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च्ड, रुपी डिवैल्यूड और डेप्रिशिएटेड। सरकार जब करती है तो क्या करती है? डज अ गवर्नमेंट डिवैल्यू रुपी और डज अ गवर्नमेंट डेप्रिशिएट रुपी? हमें कमेंट थ्रेड में जरूर बताइएगा दोनों के बीच का फर्क क्या है। अवमूल्यन और सरकार द्वारा अवमूल्यन और डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में मूल्य घटाना और अवमूल्यन, इन दोनों के बीच का फर्क क्या है हमें बताइएगा। तो एलपीजी आया, पहली बड़ी घटना, ठीक है, जिसने भारत को पूरी तरह से बदल दिया। पॉलिटिकल कंटिन्यूटी इन इकोनॉमिक पॉलिसीज, भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए 100 में से 100 मार्क्स देने पड़ेंगे, भले ही वो भारत की कम्युनिस्ट पार्टीज हो, कांग्रेस पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो। दे डिड नॉट प्ले अराउंड विद द बेसिक एलपीजी टेम्पलेट क्रिएटेड बाय मिस्टर नरसिम्हा राव। दे अलाउड इट टू कंटिन्यू, विच इज अमेजिंग। तो हैट्स ऑफ टू ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया जिन्होंने 1991 के बाद से एलपीजी को नहीं रोका। 95 में बहुत डर लगा था, 95-96 में तीसरे मोर्चे की सरकार आई थी जिसमें कम्युनिस्ट थे, बहुत डर था कि अब तो ये सब बंद हो जाएगा। क्रेडिट टू देम, दे पुश्ड इट फॉरवर्ड। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं, कम्युनिस्टों ने बहुत अच्छे काम किए। फिर अटल जी आए, उन्होंने उसको और गति दी, लेकिन 2003 में बहुत बड़ी गलती कर गए। शाइनिंग इंडिया कैंपेन के नाम पे चुनाव लाए, जबकि जमीनी स्तर पर हकीकत बदली। अब मैंने शाइनिंग इंडिया का नाम क्यों लिया, ध्यान से समझ लीजिए। You ask any BJP person today, including
अवर फाइनेंस मिनिस्टर श्री अरुण जेटली जी, हाल ही में एक टेलीविजन इंटरव्यू पे तो उन्होंने साफ बोला दैट अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश के 2017 के चुनावों में वही गलती की जो बीजेपी ने 2003 और 4 में कर दी थी। क्या गलती की थी? अखिलेश जी बोले काम बोलता है, काम बोलता है, काम बोलता है। जेटली जी का आरोप था कि काम नहीं बोलता क्योंकि काम था ही नहीं, सिर्फ लखनऊ में किए गए काम को काम नहीं बोला जा सकता। अब ये कितना सच कितना गलत ये तो मतदाताओं ने इलेक्शन में बता दिया। आप और हम कौन होते हैं? 2003 और 4 में भारतीय जनता पार्टी शाइनिंग इंडिया कैंपेन लाई थी, जिसमें बताया गया था कि भारत पूरी तरह से समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। जमीनी हकीकत अलग थी। तो ग्रामीण भारत ने भर भर के कांग्रेस को वोट दिया और अप्रत्याशित जीत कांग्रेस की हो गई, जो कांग्रेसियों को भी यकीन नहीं हुआ। बीजेपी 6 से 8 महीने यकीन नहीं कर पाई थी कि वो हार चुकी है। आज मोदी जी के सामने, बीजेपी के सामने खतरा यह है दैट इफ दे ऑल्सो ओवर प्रॉमिस द सेम स्टोरी विल बी रिपीटेड। भारत के मतदाता गरीब हो सकते हैं, मूर्ख नहीं है। भारत के मतदाता, द क्यूमुलेटिव सोशल इंटेलिजेंस ऑफ द इलेक्टोरेट ऑफ इंडिया इज हायर देन एनी पॉलिटिकल पार्टी। ये बार बार सिद्ध होता है। ये अलग बात है कि हमारी पार्टियां इससे सबक नहीं लेती हैं, लेकिन मतदाता और मैच्योर होता जा रहा है। और अगर इस बार के 2017 के चुनावों में जो हुआ है वो सच है कि लोगों ने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से परे जाके वोट दे दिया है, तो एक नए भारत की फाउंडेशन डलने का काम, पहली कुदाली मार दी गई है। आई थिंक द फाउंडेशन लेइंग वर्क, द फर्स्ट स्टोन हैज बीन लेड, इफ दैट इज ट्रू। Still too early to say. We are too big a nation to really make a definitive statement like that. समझ गए? तीसरा, a giant in the making. An Indian economy, the Indian economy kept growing. भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ती चली, लेकिन हम उतने बड़े नहीं बन पाए जितना कि चीन बन गया। अब मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगा कि मैं किस आकार की बात कर रहा हूं। आइए आपको चाइना और इंडिया के रिलेटिव साइज का इकोनॉमी का कंपैरिजन बता दूं। ये दिख रहा है आपको? 1991 में प्लीज कंपेयर द साइज ऑफ इंडियन एंड द चाइनीज इकोनॉमी, नॉमिनल जीडीपी, सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद, पहला कॉलम। भारत का कितना है? $274 बिलियन, 274 अरब डॉलर। चाइना का कितना है? 424। इवन इन 1991 इंडिया एंड चाइना वर एट पार। 2017 में कंपेयर कीजिए, भारत का है $2.7 ट्रिलियन, यानी 2755 बिलियन डॉलर, और चाइना का है $12.8 ट्रिलियन। ईयर आफ्टर ईयर चाइना केप्ट ऑन पुलिंग अवे इन द ग्राफ, और आज उसका पूरा असर दिखाई दे रहा है। हम पीछे रह गए, लेकिन वी आर कैचिंग अप। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, एंड इफ वी डू अ गुड जॉब over the next 15 to 20 years, we will really become a very huge economy even on the nominal GDP basis. अभी मैं PPP की बात नहीं करूंगा, वो थोड़ा सा मिसलीडिंग हो जाता है इसलिए। तो समझ में आ गया आपको 91 की साइज, ये और आज की साइज आप आंकड़ों से कंपेयर कर सकें, इसलिए मैंने दिखाई। बिकॉज सिर्फ बातें करना एक बात है और आंकड़ों के माध्यम से बातें करना एक बिल्कुल अलग बात है। तो ये वाकई में हुआ है, मैं ये आपको बताना चाहता था। और हम ओरिजिनली बात कर रहे थे अ जायंट इन द मेकिंग से। समझ में आ गया आपको? वापस इस पर आ जाते हैं। डेमोक्रेसी इज अलाइव। निश्चित तौर पर भारत लोकतांत्रिक राज्य बना रहा। कईयों को डर था कि इतना बड़ा देश लोकतांत्रिक नहीं रह पाएगा, लेकिन हम रहे। ये भारत की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम बात कर रहे हैं क्विक लिस्ट ऑफ इवेंट, उसके बाद आज के इलेक्शंस पर आएंगे ना, क्योंकि ये बैकग्राउंड किए बिना तो फिर तो इलेक्शन समझना बहुत आसान है इस बैकग्राउंड में। ठीक है, ओके। पॉलिटिक्स ऑफ डोल्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ही यूपीए की सरकार 2004 से आई 2009 तक, और फिर 2009 से 2013-14 तक, तब हमें पता चला कि अनुग्रह और पुनर्वितरण की राजनीति आ गई। व्हाट इज द पॉलिटिक्स ऑफ डोल्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन? इसको समझ लीजिए। मिस्टर मोदी इज टोटली अगेंस्ट दिस, एंड दैट इज द बिगेस्ट अटैक बाय द ऑपोजिशन ऑन मिस्टर मोदी। Now, the biggest threat for the opposition parties and leaders in India is if the poor people of India reject the politics of doles and distribution, nothing is left for them. Then it's only going to be a politics of development. डोल्स और रीडिस्ट्रीब्यूशन की राजनीति का अर्थ यह होता है, अनुग्रह और खैरात की राजनीति, फूड सिक्योरिटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट और अनेकों यूपीए की बड़ी बड़ी योजनाएं जिसमें अधिकार बनाया गया। हालांकि वो तो संवैधानिक रूप से सरकारों को करना ही था, हुआ नहीं 60 वर्षों में, तो फिर कानून बना के करना पड़ा।
और जिसमें उम्मीद ये थी कि सीधे कानून की मदद से हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. दिस इज कॉल्ड अ रीडिस्ट्रीब्यूटिव मॉडल ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स. Modi ji from day one has not believed in redistribution economics, political economy, but capability creation model of economic welfare. इसीलिए आधार पर इतना जोर. नहीं तो आधार तो स्क्रैप कर देते ना. नंदन नीलेकणी जो कांग्रेस के थे हैं, उन्होंने बनाया था, तो आधार तो उड़ा देना चाहिए था, लेकिन आधार को रखा, आधार को और मजबूत किया. वो अपने आप में कंट्रोवर्शियल इश्यू है. सुप्रीम कोर्ट में इस पे याचिका लंबित है कि कैन आधार बी मेड मैंडेटरी, और अपोजिशन पार्टीज वेरी राइटली दे कीप क्रिटिसाइजिंग द बीजेपी गवर्नमेंट फॉर पुशिंग सो मच ऑन आधार. A separate debate altogether. So this is called the politics of doles and redistribution. And if this plank is destroyed by BJP, then the opposition has to build from the scratch. And they should do it very quickly because 2019 is not too far off, right? IT comes of age, क्योंकि भारत सरकार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की ओर देखना ही भूल गई. तो ये क्षेत्र विश्व स्तरीय, विश्व गुणवत्ता का और इतना विशाल काय दानव बन गया. यदि भारत सरकार ने देख लिया होता तो शायद ये ज्यादा कुछ नहीं कर पाता. आई एम नॉट जोकिंग. यू आस्क एनी ITs, बड़े बड़े जितने IT के नाम हैं, हाउ डिड द इंडियन IT सेक्टर बिकम सो लार्ज? दे विल गिव यू वन आंसर. वी बिकेम सो लार्ज बिकॉज nobody really took us very seriously in the initial years, and by the time the government realized it, we had become too large already. Does not speak too good about what India as an economy was till recently. Diaspora comes of age. भारतीय अनिवासी और प्रवासी समूह 2.25 करोड़ से ज्यादा हो गया. कितनी बड़ी ताकत है. अराइवल ऑफ नरेंद्र मोदी 2013 के बाद जैसी मोदी जी राष्ट्रीय परिदृश्य पर उभरे, पूरा राजनीतिक डिस्कोर्स चेंज हो गया. डीमोनेटाइजेशन, ये बहुत बड़ी घटना रही. ऑपोजिशन को बहुत बल मिला, लेकिन वो पूरी हवा निकल गई. एंड फाइनली 2017 के चुनावी नतीजे. तो आपको 5 सेकंड दे रहा हूं, इस पर फिर से नजर डाल दें. क्विक लिस्ट ऑफ मेजर इवेंट्स इन द पास्ट 25 ईयर्स. पिछले 25 वर्षों के 1991 से अभी तक की दीज आर द मेजर डेवलपमेंट्स. इसके कंटेक्स्ट में हर चीज को समझना, तो आपको सारे डॉट्स कनेक्ट होते हुए दिखाई दे जाएंगे. ठीक है जी, ग्रेट. सो वी मूव ऑन, आगे चलते हैं इसमें तुरंत. अब पेज 2 पर आ रहा हूं आज की बोधी में. 3 मेजर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स. 3 प्रमुख आर्थिक और राजनीतिक घटनाएं आज और आने वाले कल के भारत को परिभाषित करने वाली, डिफाइनिंग इंडिया ऑफ टुडे एंड टुमारो. वी स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन, स्टेट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स 2017-18. 2017-18 की भारतीय राजनीति की स्थिति. शुरू करें यहां से. ओके, सबसे पहले 1947 के बाद से केवल एक राजनीतिक दल ने पूरी भारतीय राजनीतिक विचारधारा पर एक छत्र राज किया. नोबडी कैन डाउट इट. ओनली द कांग्रेस, विच हैज हैड इट्स ओन वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री, डोमिनेटेड द पॉलिटिकल डिस्कोर्स ऑफ इंडिया. लेकिन अचानक से, तो एक बार सारे राजनेताओं की तस्वीरें भी देख लें. भारत के सारे प्रधानमंत्री आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं. द लिस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया 1947 to 2017. जब आप इस सूची को देखते हैं तो आपको यह समझ में आता है कि एक तरफा राजनीतिक मंच कांग्रेस के हाथ में रहा है. 1970s के बाद धीरे धीरे रीजनल पार्टी स्टार्टेड कमिंग अप, एंड फाइनली in 1991 it was assumed that the age of coalition governments with very strong regional parties that can give the right voice to the regional people, because India being a very large nation has arrived. 20 साल तक ऐसे ही रहा. सब कुछ बदल गया जैसे ही एक नेशनल डिस्कोर्स क्रिएट करने की क्षमता वाली पार्टी और नेता स्क्रीन पर आया. अब इनकी बहुत आलोचना भी है, वो ट्वीट्स भी हम देखेंगे आलोचनाओं भरे, बट दिस टेक्टोनिक शिफ्ट हैपेंड. 2014 के चुनावी नतीजे यदि आप देखें, देयर वर 6 नेशनल पार्टीज इन द 2014 लोकसभा इलेक्शंस. 2014 के लोकसभा चुनावों में 6 राष्ट्रीय दल थे. यह डेफिनेशन अपने आप में बड़ी मजेदार है इलेक्शन कमीशन की, यदि आप देखेंगे. द 6 वर द बीजेपी, द बीएसपी, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, द CPIM, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी. एंड देन देयर वर 39 स्टेट पार्टीज ऑल्सो. इसके अलावा 39 क्षेत्रीय दल भी मैदान में थे. लेकिन
कहानी ये हुई कि अकेले उत्तर प्रदेश ने बहुत बड़ी मात्रा में बहुमत देकर पूरा खेल भाजपा के पक्ष में कर दिया। अब ये तो किसी ने भी सोचा नहीं था कि यही कहानी 2017 में भी दोहराई जाएगी, तो 2014 की पूरी कहानी को चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। यह है चित्र, द नेशनल सिचुएशन इन द 2014 जनरल इलेक्शंस, 2014 आम चुनावों की राष्ट्रीय स्थिति। तो इस चित्र को थोड़ा करीब से देखते हैं। द इंडियन जनरल इलेक्शंस 2014, द ऑरेंज इज द भारतीय जनता पार्टी, द डीप ऑरेंज इज शिवसेना. So as you can see, this is the moment of a decisive shift in national politics, which was very unanticipated at that time, but partly due to the failure of the opposition parties to rally together in a very meaningful way, creating a discord that the people of India could really come to believe. क्योंकि मौका तो 10 साल आपको दिया ही था ना, लेकिन यदि उसके बाद भी मोदी जी के विचारों से आम जनता प्रभावित होकर उनको वोट देती है, तो उनकी आलोचना करने से बेहतर यह होगा कि इस बात को समझा जाए कि आखिर जनता को पसंद क्या आ रहा है। यह संदेश मोदी जी ने 2014 में भी दिया और 2017 में भी दिया है। तो लगातार आलोचना करना एक अप्रोच हो सकती है और उसको तकनीकी रूप से अप्रोच को समझना एक दूसरी सोच हो सकती है। आई होप दिस इज क्लियर। ग्रेट। तो इस प्रकार से उसी उत्तर प्रदेश की स्थिति का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी लगातार आगे बढ़ती गई। ये रही इनकी स्पेसिफिक टैलीज। अब आपको इनकी विशिष्ट तालिकाएं भी दिखा दी जाएं। इफ यू कंपेयर द टैलीज ऑफ द एनडीए एंड द यूपीए, तो फर्क आपको एकदम साफ नजर आता है। द टैलीज ऑफ द एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, एंड द यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील मोर्चा या गठबंधन, इनकी टैली से आपको समझ में आता है कि फिर नेशनल कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस या कांग्रेस आए, लोकसभा में केवल 44 सीटों पर सिमट गई, जिसका दुष्प्रभाव यह हुआ कि लोकसभा में मिनिमम 10% सीट होने पर ही एक परिपाटी चली आ रही है। देयर इज अ ट्रेडिशन दैट ओनली इफ यू हैव अ 10% कमांड ओवर द सीट्स और 10% ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा विल यू बी ऑफर्ड द लीडर ऑफ द लोकसभा पोजीशन। तो कांग्रेस को वो भी नहीं मिला। यहां पर बीजेपी को थोड़ा बड़ा दिल शायद दिखाकर उनको लीडर ऑफ द अपोजिशन की पद इनिशियली दे देना चाहिए था। तो अब स्थिति ऐसी बन गई है भारत में राजनीति की दैट नो कैंप इज विलिंग टू सीड एन इंच ऑफ इट्स पॉलिटिकल टेरिटरी। दिस इज हाउ थिंग्स आर। सो इट्स अ विनर टेक्स ऑल सिचुएशन राइट नाउ। और इसीलिए बीजेपी का क्रिटिसिज्म होता है कि ठीक है, फर्स्ट पास द पोस्ट में आप जीत गए, आप दिलों को नहीं जीत पाओगे। मुझे थोड़ा अचंभा हुआ, 300 से ज़्यादा सीटें जीतने के बाद भी मेनी एनालिस्ट ट्वीटेड दैट कांग्रेचुलेशंस बीजेपी हैव डन वेल बट यू विल नेवर विन हार्ट्स। तो विन हार्ट कब, मतलब क्या अमेरिका का चुनाव जीत के दिखाएं तब आप बोलोगे विन हार्ट? थोड़ा दैट्स सार ग्रेप्स वाला केस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट हर्ट्स द लिबरल कॉज अदरवाइज। द स्टोरी ऑफ डिमोनेटाइजेशन। अब आते हैं विमुद्रीकरण की अचंभित कर देने वाली कहानी पर। नोटबंदी विपक्षी दलों के लिए सबसे बड़ी आशा थी, और वही सबसे बड़ी आशा सबसे बड़ा दुर्भाग्य बन गई, क्योंकि आम जनता ने नोटबंदी को बुरा नहीं माना। 100 से ज्यादा मौतें लाइन में लगकर हुई, ऐसे आरोप विरोधी दलों ने लगातार लगाए। उत्तर प्रदेश में उन लोगों को लाखों रुपए की सहायता राशि भी बांटी गई। करोड़ों मैन आवर्स वेस्ट हो गए, ये आरोप लगा। और उससे हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं, ये आरोप भी लगा। ये तो अब समय बताएगा हासिल क्या हुआ। एंड फाइनली आफ्टर रीमोनेटाइजेशन आवर कैश टू जीडीपी परसेंटेज में रीच दी अर्लियर लेवल्स, ये आशंका भी जताई जा रही है। तो फिर आखिर डिमोनेटाइजेशन किया क्यों गया? सो वेल, द ज्यूरी स्टिल आउट। हालांकि सीएसओ के आंकड़े आ चुके हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी विभाग कार्यालय, और आरबीआई की ऑफिशियल असेसमेंट ऑफ डिमोनेटाइजेशन भी 10 मार्च को 2017 को रिलीज कर दिया गया। दोनों का सार ये निकला, मोदी सार कि इससे केवल शॉर्ट टर्म थोड़े नुकसान हुए, बट लॉन्ग टर्म के फायदे होंगे। द इनफॉर्मल इकोनॉमी विल हैव अ ग्रेट पुश टुवर्ड्स गेटिंग फॉर्मलाइज्ड एंड अ डीप स्प्रेड ऑफ डिजिटलाइजेशन। तो अब अगेन एज आई सेड, देयर आर थिंग्स विच वी नीड टू रियली अलाउ टाइम टू बी टू टेक इट्स कोर्स। 10 साल बाद पीछे मुड़ के देखेंगे तभी पूरी पिक्चर समझ में आएगी। बट लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द स्टोरी ये है कि भैया इसका कोई इलेक्टोरल फायदा तो बीजेपी के सिवा किसी को नहीं मिला। ये डिमोनेटाइजेशन पर हमने यहाँ, आप जब ये बोधी बूस्टर पढ़ रहे हैं, यहाँ आपको ये बोधीस की लिंक मिलेगी, बोधी सार्स की लिंक मिलेगी, और प्रीमियम सेक्शन और बोधी शिक्षा वीडियोस। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो डिमोनेटाइजेशन की बोधी खुल जाएगी,
इस पे बोधी सार खुल जाएंगे। इस पर प्रीमियम सेक्शन का लॉगिन पेज आएगा, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वहां जा सकते हैं। और बोधी शिक्षा वीडियोस जब आप क्लिक करेंगे तो बोधी शिक्षा की साइट पे ले जाकर डीमोनेटाइजेशन से जुड़े सभी अभी तक हमने जितने एनालिसिस किए हैं वो सारे आपको एक ही क्लिक पर मिल जाएंगे। ये बोधी बूस्टर प्रीमियम का लॉगिन पोर्टल है। इस तरह से हमने इंटरनल लिंक की है। ध्यान रखें, ये सब कुछ ऐसा कैसा हिंदी में भी लिंक्ड है, ठीक है। तो यदि आपको यहाँ पे हमने बोधी का लिंक दिया है तो ये सीधा आपको विमुद्रीकरण की बोधी पर ले जाएगी, ठीक है। उसी तरह बोधी सार में ये आपको बोधी सार पे ले जाएगा, एक्सेट्रा। सो फॉर द रियली सिंसियर स्टूडेंट हमने इसमें एक काम और किया है। आज की ये बोधी में अंत में हमने बिल्कुल सिस्टमैटिक सारी लिंक्स एक साथ दे दी हैं, सो दैट यू कैन एक्चुअली डू अ मिनी पीएचडी। वो 30, 32, 34 साल तक जो पीएचडी करते रहते हैं, बाद में नारे लगाते हैं, वैसी पीएचडी नहीं। यहाँ आप 30, 32 घंटों में ये सब पढ़ के बिल्कुल ठोस नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा कटु जोक हो गया यार, सॉरी। ओके, आइए आगे चलते हैं। वी कम टू पॉइंट नंबर पेज नंबर 3, पृष्ठ 3 पर चलते हैं। हिंदी में भी पृष्ठ 3 खोल लिया जाए। फेयर इनफ। पीएम मोदीज इमेज ट्रांसफॉर्मेशन, यह सबसे बड़ी राजनीतिक घटना अभी की है जो पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स को बदल चुकी है। इस पर हमारा विश्लेषण थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। यू कैन टोटली डिसएग्री विद अस, हमें कोई तकलीफ नहीं। आप कमेंट्स में हमें बताएं व्हाट आर योर पर्सनल पर्सपेक्टिव्स ऑन इट। यदि आप व्यक्तिगत रूप से थोड़ा अलग सोचते हैं, आपको लगता है कि नहीं ये विश्लेषण गलत है, आपके पास दूसरे पॉइंट्स हैं, या ये विश्लेषण सही हो सकता है, इसके अलावा और कुछ है, जरूर कमेंट्स में बताइएगा। हमें तो बड़ा मजा आएगा आपके कुछ अलग विचार पढ़ के। वील ऑल्सो लर्न। हमारा एनालिसिस है दैट पीएम मोदीज इमेज ट्रांसफॉर्मेशन ओज एज मच टू द कांग्रेस एज टू मिस्टर मोदीज पर्सनल डिटर्मिनेशन। इसमें इनकी छवि को बदलने में कांग्रेस का भी उतना ही हाथ है जितना स्वयं मोदी जी के दृढ़ निश्चय का। इसको आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा। इसकी मैं समरी आपको 1 मिनट में बता देता हूं। 2014 में लगातार बड़ा तीखा हमला मोदी जी पे हुआ। ये तो कॉरपोरेट स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं, लगातार 2 कॉरपोरेट्स के नाम बार बार आए। मोदी जी ने ध्यान नहीं दिया, वो अपना मैसेज देने में लगे रहे और वो जीत गए। उसी प्रोसेस में कांग्रेस के एक बड़े नेता ने चाय वाला करके उनका अपमान किया। उन्होंने चाय पर चर्चा शुरू कर दी। उसके बाद राहुल गांधी जी ने सूट बूट की सरकार करके भारी हमला बोल दिया। मोदी जी डिमोनेटाइजेशन लेकर आ गए, जिसमें अमीरों को भारी पीड़ा में गरीबों ने देखा। और फिर यूपी इलेक्शंस में दोनों तरफ से हमले हुए। यदि आप बिल्कुल तटस्थ भाव से देखेंगे तो ऐसा लगेगा, इफ यू बिकम एन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एंड टेक अ हेलीकॉप्टर व्यू, यू विल फाइंड दैट प्रैक्टिकली बोथ कैंप्स और ऑल 3 और ऑल 4 कैंप्स आर गिल्टी, इक्वली गिल्टी ऑफ वर्बल बाब्स ऑन ईच अदर विच परहैप्स दे कुड हैव अवॉइडेड। उसमें अखिलेश जी द्वारा गुजरात के गधों का विज्ञापन, जो अमिताभ जी वहां के वाइल्ड एसेट्स ऑफ द कच्छ रीजन करते हैं, तो रन ऑफ कच्छ, उस पर एक चुटकी ली गई। उसे मोदी जी ने अपने फेवर में यूज किया कि गधा तो बड़ा मेहनती और दृढ़ निश्चयी होता है, मैं तो सीखता हूं, आपके गधों से भी डरते हैं। तो अब विपक्षी दलों को एक बात, ये सुनने में बड़ी हास्यास्पद बातें लग सकती हैं, बट इसी से चुनाव पर प्रभाव तो पड़ ही रहा है ना, राजनीति पर प्रभाव। मे बी इसकी आखिरी 2 लाइनें आप जरूर पढ़िएगा। मोदीज ओपोनेंट शुड फाइनली लर्न देयर लेसन। मोदी के विरोधियों को शायद अब ये पाठ सीख ही लेना चाहिए that you should stop insulting him if you want him to lose his determination. उनके दृढ़ निश्चयी पने को यदि आप तोड़ना चाहते हैं तो उनका अपमान करना बंद कर दें। मे बी यदि आपके लिए बहुत कठिन नहीं हो तो स्टार्ट प्रेजिंग हिम, शायद वो अपना दृढ़ निश्चय खो दे। हाँ, ये हमने सिर्फ आपके मुस्कुराहट लाने के लिए कहा था। बड़ा जटिल हो रहा है ना पूरा ये सब, इतना सारा एनालिसिस। आइए 2017 के त्वरित चुनावी नतीजों पर बात करें। तो जब 2017 के असेंबली इलेक्शंस घोषित हुए तब नोटबंदी की आग में देश झुलस रहा था और सब कह रहे थे कि मोदी जी कह रहे थे सपनों का भारत देंगे, सबको तो आपने लाइन में लगा दिया। उस दौरान द असेंबली इलेक्शंस वर डिक्लेयर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। This year was also a first, 2017, because the union budget was preponed by a month. 28 फरवरी या 29 फरवरी के बजाय 1 फरवरी को पेश होना था। खूब चिल्ला पुकार मचाई। अपोजिशन ने बिल्कुल सही कहा कि इसका वो मिसयूज करेंगे मोदी जी, बट परहैप्स दे हैव अगेन मेड अ मिस्टेक इन अंडरस्टैंडिंग हिज अप्रोच। देयर वर नो डोल्स एट ऑल। इन फैक्ट द यूनियन बजट ended up being extremely conservative, keeping in mind the needs of
FRBM डिक्टेटेड फिस्कल कंसोलिडेशन, राजकीय समेकन के लिए FRBM के निर्धारित मानदंड, उस पर एक रिव्यू कमेटी भी बनी थी। उसके अध्यक्ष कौन थे हमें बताइएगा? FRBM रिव्यू कमेटी। FRBM रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है? क्या वो रिपोर्ट पब्लिक हो गई? हमें बताइएगा। FRBM है क्या, किस साल में आया था, क्या स्टेट्स में भी FRBM है? डू लेट अस नो ऑल दीज थिंग्स, वी विल ईगरली अवेट योर कमेंट्स। तो असेंबली चुनाव इन 5 जगहों पर, इन 5 राज्यों में घोषित हुए, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और सभी को पता था कि ये बिल्कुल डू और डाई बैटल उत्तर प्रदेश में होगा। निश्चित तौर पर यदि उत्तर प्रदेश में भाजपा की करारी हार होती, आज हम ये सब जो बातें कर रहे हैं, हम इसके ठीक उल्टी बातें कर रहे होते। सो मच फॉर एनालिस्ट्स ग्रैवामेन। हम एनालिस्ट लोगों का, हमारी भद कहाँ पिटती है कि हम जो सारा पोस्ट फैक्टो एनालिसिस है हमारा, जो हो गया उस पर एनालिसिस दे रहे हैं। ऑल्दो वी डू ट्राई टू प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, बट लास्ट ईयर एनालिसिस इज विद द अमेजिंग बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट। व्हाट टू डू मैन, वेरी लिटिल। अब इन 5 राज्यों में बीजेपी ने पूरा जोर लगाया, क्योंकि उन्हें भी पता था कि बहुत कुछ इस पे से तय होने वाला है। तो स्थिति क्या हुई, आइए नजर जरा नजदीक से डालें। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में वोटर टर्नआउट एक तो सब जगह बड़ा अच्छा होने लगा है। खासतौर पर छोटे राज्यों में तो ये 70, 75, 80% होता है। बड़े राज्यों में 60% से ऊपर चला जाता है, विच इज अगेन वेरी वेरी रिमार्केबल। उत्तर प्रदेश विच इज एज बिग एज ब्राजील एज फार एज पॉपुलेशन इज कंसर्न, तो कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं यदि वहां पे 61% लोग मतदान करने चले आते हैं। 2 more major state elections are left, Gujarat and Himachal. The opposition will definitely put its best in Gujarat to try and topple Mr. Modi, because that will become a huge narrative for the 2019 election. So you can expect a lot of fireworks. And then there are 2 more very major elections pending for constitutional posts, President of India and the Vice President of India. ये 2 बड़े चुनाव इस साल अभी लंबित हैं, जुलाई में होंगे। मोदी जी की उत्तर प्रदेश विजय से निश्चित तौर पर राज्यसभा में मिलने वाली बढ़त से पूरी कहानी यहां से चेंज होगी। लिटरली दे विल बी एबल टू नॉट ओनली पुट कैंडिडेट्स ऑफ देयर चॉइस इन दीज पोस्ट, बट ऑल्सो दे कैन लिटरली गेट एनी लेजिस्लेशन पास्ड। ये एक और बहुत बड़ा डर है सारी ऑपोजिशन पार्टीज का कि उनकी लोकतांत्रिक आवाज समाप्त हो जाएगी। अब यही तो लोकतंत्र है भैया। ओके, तो चुनाव के नतीजे क्या रहे ये हमने यहाँ पे विस्तार पूर्वक कवर किए हैं, इसको देख लिया जाए। So if you look at पंजाब, कांग्रेस डिड अ वंडरफुल जॉब देयर, और जिस प्रकार कांग्रेस ने अपना घर संभाला और एक रीजनल लीडर को अपनी ताकत बताने का मौका दिया, वो अद्भुत था। उसके बिना कांग्रेस यहां ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाती। एंटायर क्रेडिट गोज टू कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्होंने पूरी ताकत लगा के कांग्रेस को पंजाब में विजय दिला दी। And BJP was never a major player there. Shiromani Akali Dal was. It was totally wiped out. The anti-incumbency was very, very strong against them. पंजाब से एक चीज पता चल गई, if Congress wants to renew itself, it has to immediately ensure that strong regional leaders are promoted. राजस्थान में सचिन पायलट साहब हैं, वेरी टैलेंटेड, वेरी डायनामिक, अ वेरी गुड स्पीकर, उनके हाथ में विश्लेषक कहते हैं कमान दे दी जाए। मध्य प्रदेश में बहुत सारे कैपेबल लीडर्स हैं, वन ऑफ देम इज श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब महाराज जी, उनके हाथ में कमान दी जा सकती है, वो बिल्कुल नया फ्लेवर ला सकते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अपने दूसरे कुछ समीकरण भी हैं कॉम्प्लेक्स। इस तरह हर राज्यों में इफ दी सैट्रप्स गेट दी, जिन्हें शत्रप कहा जाता है हिंदी में, उनके हाथ में ताकत आएगी तो कांग्रेस पुनर्जीवित हो सकती है। In fact, the Congress need not lose hope at all. When there is a very, very strong number 1, the possibility of the electorate listening to a number 2 or number 3 is also equally strong. और भारत के लोकतंत्र में इलेक्टोरेट किसी का भी नहीं है, केवल वही नेता जो उन्हें सही सपने दिखा सके। सपने दिखाना बुरी बात नहीं है, अल्टीमेटली अ लीडर इज अ डीलर इन होप, राइट। एक नेता वही है जो आशावादी बातें कर सके। हाँ, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि ये तो सपनों का व्यापारी है, आपको किसने रोका था, और क्या आपने 70 साल सपनों का व्यापार नहीं किया है? तो सिर्फ दूसरे पे आरोप लगा देना सबसे सरल है, बट खुद ये सोचना कि अल्टीमेटली मे बी सम फिंगर्स में पॉइंट एट यू, दैट विल टेक सम मोर करेज। यूपी एक तरफा पूरा चुनाव हो गया और उसमें पूरा डिस्कोर्स देश का जो चेंज हुआ है यूपी की वजह से 7 चरणों में हुआ। बहुत बड़ा प्रदेश है, दुनिया में कहीं ऐसे चुनाव नहीं होते हैं। हेड्स ऑफ टू इलेक्शन कमीशन एंड द डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया। उत्तराखंड
बहुत ज़्यादा वर्बल टायरेड यहाँ नहीं थे, बहुत ज़्यादा शाब्दिक वाद विवाद यहाँ नहीं थे। हालांकि कटुता कुछ हद तक वहाँ भी थी, कटुता काफ़ी आ गई है चुनावों में आजकल, और इसके नतीजे भी बहुत हद तक बीजेपी के फेवर में ही चले गए। गोवा में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाने का दावा ठोक दिया, जिसको लेके कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट चली गई कि ये गलत है। राज्यपाल महोदया ने, हुआ क्या है गोवा में, गोवा से भारत का एक बड़ा नुकसान हो गया। भारत के रक्षा मंत्री चल गए, वेरी फाइन प्रोफेशनल वर्कर श्री मनोहर पर्रिकर साहब। ही सो लव्ड बाय द गोवा पॉलिटिशियंस दैट ही वाज फोर्स्ड टू एंटर द स्टेट पॉलिटिक्स। यहां से भारतीय राजनीति की एक बड़ी विवशता आपको बता दूं, सूनर और लेटर our political parties will have to agree on 2 or 3 major issues now. First, the repetitiveness of elections is totally killing our country's economy. ये बार बार सतत चुनावों की जो भागदौड़ है ना, इसमें हो ये रहा है कि 5 साल में से 3 साल ही काम हो रहा है। आपको वाकई तय करना पड़ेगा कि हर 5 साल में लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के ढाई सालों में आधी विधानसभाओं को बांट के करेंगे। अदरवाइज तो वो बहुत ही जड़ व्यवस्था हो जाएगी ना, कोई एक व्यक्ति सब कुछ ले जाएगा एक ही बार में, विनर टेक्स ऑल। उस पर बहुत चर्चा दूसरे बोधी सारों में हमने की है। एंड ऑफ कोर्स यू कैन हैव अ डिफरेंट व्यू, प्लीज लेट अस नो इन केस यू हैव। और दूसरा, रियली टैलेंटेड प्रोफेशनल्स एंड पॉलिटिशियंस हु आर होल्डिंग मेजर मिनिस्ट्रीज, कुछ भी करके उनको डिस्टर्ब न किए हुए चुनावी प्रक्रिया चलनी चाहिए। अब आज मनोहर पर्रिकर साहब की इतनी ज़रूरत देश को है क्योंकि हमारी सिक्योरिटी स्थिति इतनी खराब है, लेकिन राजनीतिक विवशताएं भी हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो समाधान निकालना पड़ेगा। मे बी लाइक अमेरिका, सूनर और लेटर इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज में एग्री ऑन पुटिंग प्रोफेशनल्स इन प्लेस, मे बी लेटर दे कैन सीक अ मैंडेट, एंड जैसा कि होता है बाई इलेक्शन से, और मे बी नॉट। बड़े सब कुछ ही परिवर्तित हो रहा है भाई, 86% करेंसी आप डीमोनेटाइज रात कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो। तो मैं तो सिर्फ थिंकिंग अलाउड कर रहा हूँ, मे बी आई एम क्रॉसिंग द ब्रीफ, बट आई जस्ट थॉट आई शुड से, बिकॉज आई वॉज जेन्युइनली सैड टू सी मिस्टर पर्रिकर लीव इट इन सच अ वोलेटाइल सिचुएशन। मणिपुर की स्थिति, गुजरात की स्थिति अब होने वाली है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाला है, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति महोदय के चुनाव भी होने वाले हैं। तो ये 2017 समाप्त होते होते डायनामिक्स फिर से काफी हद तक पुनर्परिभाषित होगा। आइए आगे चलते हैं। स्टेट वाइज परफॉर्मेंस, ये सिर्फ ग्राफ्स हैं, तो ये आपको हम क्लोज रेंज पे दिखा देते हैं। ये आप बोधी में बहुत डिटेल में माइक्रो लेवल पे पढ़िएगा। इनके डाउनलोडेबल पीडीएफ बोधी रिसोर्सेज पेज पर अलग से मिलेंगे। इलेक्शन कमीशन की साइट से लिए हुए सारे पीडीएफ्स हैं ये। गोवा की स्थिति, बीजेपी 40 में से 13 सीट्स जीत पाई, कांग्रेस 40 में से 17 जीत पाई। तो गोवा की स्थिति पर मैं बात कर रहा था, 1 मिनट में आपको समझा देता हूं। कांग्रेस का मूल आरोप यह है कि हमने ज्यादा सीटें जीती, फिर भी राज्यपाल मृदुला सिन्हा मैडम ने सबसे पहले बीजेपी को न्यौता दिया। बीजेपी का कहना है कि हमारे पास रिटर्न परमिशन, रिटर्न लेटर्स ऑफ सपोर्ट फ्रॉम दी स्मॉलर पार्टीज थे, तो क्यों नहीं। कांग्रेस मूव द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस JS खेर की अदालत में होली वेकेशन के बावजूद वो केस लगा। The swearing-in ceremony of Chief Minister Manohar Parrikar wasn't annulled or stopped, but a floor test in assembly was ordered, which is a very constitutionally correct mechanism. अब यदि पिछले 70 साल का इतिहास उठा के देखेंगे, तो if this is a crime that the BJP is being accused of being guilty of, every party in power in the center can be accused to a greater or lesser extent of having indulged in this very convenient crime. वो एक अलग इशू है। ये गोवा की स्थिति, ये मणिपुर के नतीजे, और बीजेपी ने नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में अपना स्थान बनाने में सफलता हासिल की। ये गोवा की स्थिति थी। ये मणिपुर की स्थिति है। बीजेपी ने अपना वहाँ पे सिक्का जमाना शुरू किया है, जो पहले था ही नहीं। वैसे असम के चीफ मिनिस्टर साहब का नाम क्या है हमें ज़रूर बताइएगा। और पर्रिकर साहब की तरह ही वो भी एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री संभाल रहे थे केंद्र में, और वो छोड़ के उनको वहाँ जाना पड़ा, जिसके बाद वो मिनिस्ट्री का काम भी कुछ हद तक ऐसा लगा है परसेप्शन से कि धीमा हो गया है। तो वो एक प्रॉब्लम का समाधान तो निकालना पड़ेगा। पंजाब में कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की है, और इस जीत पर हम एक ही चीज़ कह सकते हैं, ठोको ताली। उत्तराखंड के चुनावी नतीजे, एक तरफा जीत बीजेपी की, और उत्तर प्रदेश जिसने पूरा का पूरा डिस्कोर्स चेंज कर दिया है, और यहाँ की विजय बहुत विशेष है। इसके पीछे
जातिगत समीकरणों का बहुत बड़ा रोल रहा है। मिस्टर अमित शाह इज अ चैंपियन ऑफ ग्रास रूट पॉलिटिकल इक्वेशन सेटिंग। ऐसा कहा गया है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से फैमिली बेस्ड पॉलिटिक्स में चली गई थी और इसकी वजह से दी नॉन यादव कम्युनिटीज वर फीलिंग एक्सट्रीमली एंग्री एंड लेफ्ट आउट बिकॉज इट वॉज कॉल्ड द यादवाइजेशन ऑफ द उत्तर प्रदेश पॉलिटी। इस पर बहुत सारे लेख विश्लेषण के आपको मिलेंगे, जरूर पढ़िएगा। एंड सिमिलरली द नॉन जाटव दलित्स वर एक्सट्रीमली एंग्री विद द वे they had been left out of the mainstream of power. BJP at the right time identified it, took all of them together, even absorbed leaders who had left these other dispensations, BSP और SP, and created a winning formula. तो शायद SP और BSP दोनों को अब EVM को दोष देने के बजाय ये समझना चाहिए कि बीजेपी ने आखिर ये किया कैसे। मायावती मैडम का आरोप कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में बड़े स्तर पर धांधली की गई, वो बहुत ही सनसनीखेज आरोप है। It's a very, very damaging allegation that the Bharatiya Janata Party orchestrated or engineered or doctored the entire working of EVM. अगर ऐसा है तो फिर इलेक्शन कमीशन पे तो ये सीधा सवाल है। Hence, election commission immediately issued a clarification that we have taken all precautions and nothing like that has happened. तो बहन मायावती जी ने ये आरोप लगाया क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत आश्चर्य इस बात से हुआ कि बहुत सारे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी बीजेपी के प्रत्याशी जीत गए। यहां शायद बीएसपी को और शायद एसपी को भी ये समझना पड़ेगा आने वाले समय में कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे मुसलमान भाइयों और बहनों ने ही बीजेपी को वोट दे दिया है। एक तो भारत में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज जातियों को और धर्मों को सिर्फ ऑब्जेक्ट समझती हैं कि मुस्लिम हमें वोट देंगे। अरे मुस्लिम इंसान है, उनकी सोच है, जरूरी थोड़ी है कि वो आपको वोट दें। और अखबारों में ये कई जगह पढ़ने में आया है पिछले 3 दिनों में that a lot of Muslim young women upset with the triple talaq situation have voted in favor of BJP. So this is a dramatic thing. So जिस न्यू इंडिया की बात बीजेपी के सम्मेलन में, विजय सम्मेलन में मोदी जी ने की, क्या ये उसी की तरफ इशारा था? तो ये बहुत जमीनी स्तर पर राजनीतिक बदलाव हो सकता है एंड इट विल बी अ वेरी वेलकम थिंग। दिस विल बी अ ट्रू लिबरल इंडिया बीइंग क्रिएटेड। यदि जाति और धर्म की बेड़ियों से टूटकर इस तरह वोटिंग होने लग गई तो देखिए कई पार्टियों का तो रातों रात सफाई हो जाएगा जिन्होंने इसके सिवा कुछ नहीं किया और हमेशा बोला कि हम इसके सिवा सब कुछ करते हैं, और दूसरी कई पार्टियां जो ऐसा बोल रही हैं विकास करेंगे। इफ यू डू नॉट डिलीवर you will meet the same fate and people will lose faith for a very long time, which will be the longer term damage to the fabric of India. You and me as citizens of India should only bother about one thing: is India prospering or not? क्या आप और हम, हमारे परिवार सुरक्षित हैं या नहीं? क्या हमें लाइवलीहुड के नए साधन मिल पा रहे हैं या नहीं? क्या भारत की पर कैपिटा इनकम बढ़ती जा रही है या नहीं? क्या हमें अपने अपने धर्मों को, अपनी अपनी परंपराओं को मनाने की आजादी है या नहीं? इसके अलावा हमें क्या करना है, कौन सी पार्टी क्या कहती है? सो विदाउट गेटिंग इन्फ्लुएंस टू मच, an objective analysis is what I just tried to present. If I have hurt anyone by this, I am sorry, that was not the intention. लेकिन जो विश्लेषण अब बहुत सारे सूत्रों से आए उससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट जाहिर हो रही है। आपके विचार कुछ और हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, हम स्वागत करेंगे। ओके, तो ये उत्तर प्रदेश की बात की। वापस हमारी बोधी पर चलते हैं। तो गोवा एपिसोड किस प्रकार से थोड़ा सा अगली हो गया वो हमने आपको बता दिया। अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। इसमें पेज नंबर 4 पर आ गया हूं बोधी के। जस्ट अ सेकेंड, यस ये लोड हो गया। ओके, अब यहां हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ये अलग अलग सब इमेजेस मैंने आपको क्लोज रेंज पे तो दिखाई दी थी, पंजाब की बात कर ली थी और उत्तर प्रदेश की, ये हो गया। अब आइए इंपैक्ट ऑफ असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स 2017 पर। 2017 के विधानसभा चुनावों के नतीजों का सीधा सीधा प्रभाव, हमें लग रहा है कि इसके 5 बिल्कुल सीधे और त्वरित प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो जरा समझते हैं कि ये कौन से प्रभाव हैं जो हमें देखने को मिलेंगे। ये रहे वो 5 प्रभाव, और ये तो अब आप प्रतिदिन देखना शुरू करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? ये
हर परीक्षा में आपको काम आ सकता है, हर जीडी में काम आ सकता है और एसेज लिखने में काम आएगा। ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज अ लिटरल कार्ट ब्लांच टू द यूनियन गवर्नमेंट्स पॉलिसी अप्रोच। केंद्र सरकार के नीतिगत दृष्टिकोण को मुक्त हस्त यही दिया है ना जनता ने। सेकेंड, डीप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नाउ अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी। यही प्रार्थना सारे लोग कर रहे हैं कि गहरे आर्थिक सुधार अब एक निश्चित संभावना प्रतीत हो रहे हैं। कौन से गहरे आर्थिक सुधार? बैंकों के एनपीए को सॉल्व करना, जिससे पूरे चक्के रुके हुए हैं। The non-performing assets of the Indian banking system cannot be solved except by a very strong political action। क्योंकि हजारों करोड़ों के कर्ज माफ करने पड़ेंगे, राइट ऑफ करवाने पड़ेंगे, नहीं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होनी है। एंड दैट इज पॉसिबल ओनली फॉर अ मैन विथ अ मैंडेट दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज टुडे। उसके बिना तो ये सब आगे किकिंग द कैन डाउन द रोड। तो हो सकता है पैरा या बैड बैंक बन जाए या कुछ और इनोवेटिव, जिस तरह डीमोनेटाइजेशन हुआ वैसे डी डेटाइजेशन करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मोदी जी, ऑल जोक्स अपार्ट, मोदी जी इज इन अ सिचुएशन टू टेक दैट बिग डिसीजन नाउ। और अभी नहीं तो फिर 2019 में, तब तक का और डूब जाएंगी बैंकें। तो बैंकिंग सेक्टर्स नेमेसिस, यही अभी समझाया था। द मोदी डॉक्ट्रिन गेट्स अ बूस्ट, आपको हमने बताया था। मोदी सिद्धांत जो कि भारतीय विदेश नीति से संबंधित है। एंड अ लॉन्ग टर्म विजन दैट स्पैन्स टिल 2022 एंड बियॉन्ड। भारत की आजादी के 75 वर्षों तक जाने वाला एक दूर दृष्टिपूर्ण वैचारिक मत। इन सबको आप ओपन करके गहराई से पढ़िएगा। ये हमने इसमें पूरे डिटेल्स दिए हुए हैं। यू कैन ओपन एंड रीड ईच ऑफ दीज 5 फॉर अ सिंसियर स्टूडेंट। दिस इज एन एब्सोल्यूट ट्रेजर। इसको पूरा खोल के अच्छे से पढ़िएगा। मैं यहाँ पे लाइव डेमो में इसीलिए बता रहा हूँ सो दैट यू शुड नो। ये सारे के सारे एक एक पॉइंट खोल के पढ़ लीजिएगा। मालूम चला सारी बोधी पढ़ ली और ये टैब्स को क्लिक ही नहीं किया, सोचो हमारी टीम की मेहनत खत्म। This is how Prime Minister Modi acknowledged his victory. When we mark 75 years of freedom in 2022, we should have made an India that will make Gandhi ji, Sardar Patel and Dr. Baba Saheb Ambedkar proud. एक बहुत कटु आरोप जो सभी विपक्षी दलों ने, इस ट्वीट में बहुत सारे निहितार्थ छुपे हुए हैं। There's a lot of meaning hidden in this tweet. The first one that I'm showing on the screen. विपक्षी दलों ने मोदी जी पर बार बार आरोप लगाए कि आप बहुत सारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को अपने पाले में करते जा रहे हैं। अरे तो विपक्षी दलों को किसने रोका था? जब से भाजपा सत्ता में आई है उन्होंने पूरी कोशिश की है सरदार पटेल के साथ कुछ को जोड़ने की, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के साथ। और क्यों ना करें, यदि वैसी नीतियां आती हैं, वैसे कार्यक्रम आते हैं। हाँ, दलितों पर उत्पीड़न की कई घटनाएं सामने आई तो निश्चित तौर पर मीडिया का ये फर्ज है और सिविक सोसाइटी का फर्ज है कि ऐसी घटनाओं को सामने लाएं। और वो अपने आप एक पैरेलल धारा बह रही है। वी रियली होप दैट ओवर टाइम एन इंडिया इज क्रिएटेड वेयर दीज डिफरेंसेस वैनिश। ये बहुत ज़रूरी है। अंततः भारत को एक ऐसा वाकई में लिबरल देश बनना है कि हमें इन अंतरों को तो मिटाना पड़ेगा। तो क्या कहा मोदी जी ने? गांधी जी की बात की, सरदार पटेल की और बाबा साहेब अंबेडकर जी की। उसके बाद वो कहते हैं न्यू इंडिया इज इमर्जिंग विच इज बीइंग पावर्ड बाय द स्ट्रेंथ एंड स्किल्स ऑफ 125 करोड़ इंडियंस। दिस इंडिया स्टैंड फॉर डेवलपमेंट। आंकड़े थोड़े से गलत हो गए, हम ऑलरेडी 132-133 करोड़ पार कर चुके हैं, बट एनीवे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये उनके ट्वीट्स थे। लेकिन जो आलोचक हैं वो कहाँ चुप बैठने वाले हैं। आलोचकों को बड़ी नाराजगी है कि बहुत सारा झूठ बोला गया है जनता के साथ इत्यादि। तो वो उनके ट्वीट भी अभी आपको दिखाएंगे। उसके पहले आइए स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी पर क्विकली एक नजर डालते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट तो पूरा कर लिया, स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति की सबसे बड़ी बातें कर ली जाए। तो यहां पर आपको हम कुछ ट्रेंड्स दिखा दें। कुल मिलाकर ये 5 ट्रेंड हम आपके लिए ब्रीफ में लेकर आए हैं, क्योंकि आज की बोधी मेनली पॉलिटिक्स पर थी, लेकिन पॉलिटिकल इकोनॉमी की वजह से हमें इकोनॉमी पर नजर डालना बहुत आवश्यक है। सबसे पहली चीज ये है दैट वी हैव मैनेज्ड टू स्टे द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। बहुत इस पर डिबेट है, कई लोग बोलते हैं कि ये झूठ है, ऐसा है ही नहीं। जो भी है, सीएसओ के आंकड़े और आरबीआई के आंकड़े तो अंतिम ही माने जाएंगे। सो इंडिया हैज मैनेज्ड टू रिमेन द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, हायर देन इवन चाइना, एंड दिस इज डेफिनेटली अ क्राउनिंग ग्लोरी फॉर इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम इट सीम, क्योंकि चाइना की अपनी दूसरी रीएडजस्टमेंट की प्रॉब्लम चल रही है। जॉबलेस ग्रोथ इज हैम्परिंग क्रिएशन ऑफ फॉर्मल सेक्टर जॉब्स। भारत के लिए एक बहुत खतरे की घंटी जो बज रही है। जीडीपी की वृद्धि औपचारिक क्षेत्र में रोजगार निर्मित नहीं ला पा रही है, वो बाधित है। सो वी कैन से दैट द जॉब इंजन ऑफ इंडिया इज स्पटरिंग, हैज परहैप्स डाइड डाउन।
फॉर्मल सेक्टर में जॉब्स उतने नहीं आ रहे जितने हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए जरूरी है। डेमोग्राफिक डिविडेंड नॉट फुल्ली रियलाइज्ड। भारत के सभी राजनेताओं का सबसे फेवरेट टर्म डेमोग्राफिक डिविडेंड, एवरी पॉलिटिशियन यूज इट। 1998 से पहली बार आया भारतीय पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, और अब हर कोई, एक भाषण पूरा नहीं हो सकता जब तक डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात नहीं हो। बट द थर्ड ट्रेंड विच वी हैव रिटन हियर, जिसको आप पढ़ लीजिएगा, पूरी तरह जनसांख्यिकी लाभांश का उपयोग नहीं हुआ है। फोर्थ, द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इंजिन्स आर स्पटरिंग। भारत के निर्यात और आयात के इंजन उतने अच्छे से नहीं चल रहे हैं, और इसमें सबसे ज्यादा दोष है द स्लो डिमांड इन द वर्ल्ड। विश्व में जो मांग गिरी है, कमोडिटीज प्राइसेस गिरी है, जिससे हम खुश होते हैं, लेकिन दैट हाइड्स अनदर फैक्ट दैट द डिमांड इज लो एंड डी ग्लोबलाइजेशन के खतरे। तो ये भारत के लिए अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, एंड दैट मेक्स इट ऑल द मोर इंपेरेटिव टू बिल्ड न्यू ब्रिजेस। फाइनेंशियल इंक्लूजन सीम्स टू बी मर्की। ये एक बहुत बड़ी बात है। लोगों ने जन धन योजना पे बहुत आरोप लगाए कि ये तो बिल्कुल नकली योजना है, सारे अकाउंट खाली पड़े हैं। रिसेंटली एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस बाय मेनी statisticians and others were conducted, and it was found that the Jan Dhan Yojana is actually starting to show results. तो यदि प्रधानमंत्री जन धन योजना वाकई अपना असर दिखाने लगती है तो फिर ये तो बहुत बड़ी क्रांति होगी भारत के लिए, क्योंकि सही मायने में फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। दो और ट्वीट्स मोदी जी के आपको दिखा देते हैं। हाल ही में मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट बिल पारित हुआ भारतीय संसद में, उससे जुड़ा आपको यहां पे एक दिखेगा। और उसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान, इसके लिए जितनी तारीफ वर्तमान सरकार की जाए उतना कम है। निश्चित तौर पर पूरी ताकत लगाकर भारत को 2019 में स्वच्छ कर देने का एम्बिशियस गोल, ये गोल बनाना अपने आप में बहुत बड़ा खतरे का काम है, क्योंकि हम भारतीय बड़े महान हैं। ये खोला, खाया, ये फेंका, चलती गाड़ी से 50 लाख की गाड़ी चला रहा, खिड़की खोली, कचरा बाहर, जीरो सिविक सेंस। ऐसे देश में इतना एम्बिशियस प्लान बनाना ये बहुत बहादुरी का काम है, क्योंकि वो तो आंखों से दिखेगा ना सक्सेसफुल हुआ या फेल। वैसे अभी गंगा पुनर्जीवन कार्यक्रम बहुत स्लो चल रहा है। उम्मीद करते हैं that the Ganga rejuvenation program picks up speed, because it's time now, it has to start showing results. As of now it's going very slow. Let's see what happens. आइए आगे चलते हैं। इसमें ये आपको मैं पहले आंकड़े दिखा चुका हूं। अब स्टेट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस एंड मिलिट्री पर आ जाते हैं। भारत के पिछले 70 सालों के जो सबसे बड़े कदम रहे एज फार एज स्टेट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस एंड मिलिट्री, वो हमने ब्रीफ में यहां पे आपके लिए लिस्ट किए हैं। उसी तरह ये आपको हिंदी में भी मिलेंगे। तो यहां पर आपको 6 बड़े डेवलपमेंट दिखेंगे। इसको वक्त के साथ हम और एक्सपैंड भी करेंगे। द नॉन अलाइंड रूट, सभी को पता है, भारत ने गुट निरपेक्षता का मार्ग अपनाया। ऑनसेट ऑफ ग्लोबलाइजेशन 1991 में, जिससे फिर हमारी पूरी अप्रोच बदली। ये सभी इंडिविजुअल टैब्स हैं, इनको खोल के आप इनको विस्तार से पढ़ लीजिएगा बाद में। चाइना's रिसर्जेंस, definitely the way China has dominated the world discourse through its economy and then through the one belt one road project, वो काफी मोटिवेटिंग हो सकता है दूसरे देशों के लिए। इंडियाज रिसर्जेंस, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीन का ही पुनरुत्थान हुआ है, भारत का भी रिसर्जेंस हुआ है। इंडियाज नेबरहुड टैंगल्स, उसके बाद भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ संघर्षों में बहुत बुरी तरह उलझा हुआ है। एंड फाइनली अवर आईटी सुपरस्टार्स। तो ये भारत के लिए विदेश नीति से जुड़े कुछ ऐसे पहलू हमने आपके लिए यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं, जिन्हें आप अवश्य गहराई से पढ़िएगा, आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे। इसमें मैं एक एक में डिटेल में इसलिए अभी नहीं जाऊंगा, अदरवाइज सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। सो दीज आर द मेजर पॉइंट दैट यू शुड नो इन द कंटेक्स्ट ऑफ टुडेज डिस्कशन। इसको थोड़ा आगे लेते हैं। तो मोदी डॉक्ट्रिन के केस में यही चीजें मायने रखती हैं, लेकिन आज 7 चैलेंजेस ऐसे हैं जो अनमेट हैं। 7 चुनौतियां ऐसी हैं जिन पर अभी तक सरकार कोई समाधान नहीं दे पाई है। आइए आपको वो चुनौतियां बताई जाएं। ये रही 7 चुनौतियां भारतीय परिदृश्य में। इन्हें बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, डायरेक्टली कहीं काम आएंगी। द 7 अनमेट चैलेंजेस, भारतीय विदेश नीति के 7 अधूरे कार्य।
जितना भी मोदी डॉक्ट्रिन ने कमाल दिखाया है और उनकी पर्सनल एनर्जी से हुआ है, लेकिन अभी 7 बड़ी चुनौतियां भारतीय विदेश नीति के सामने। तुरंत देखिए, फिर हम मोदी जी की आलोचना देखेंगे पूरी क्या क्या है, और उसके बाद वो संसाधन। अनदर 5 to 7 minutes and we will successfully conclude this session. Enjoyed or not? The 7 unmet challenges. सबसे पहला, इंडियाज परमानेंट मेंबरशिप इन द यूएनएससी। बहुत बड़ी चुनौती, हमें हमारी स्थायी सीट चाहिए। टेररिज्म एंड द ड्यूप्लिसिटस स्टैंड ऑफ वर्ल्ड पावर्स। आतंकवाद और विश्व शक्तियों का लगातार बना हुआ दोहरा रुख। इवॉल्विंग मल्टीलैटरल चैलेंजेस इन द ब्रिक्स एंड द एससीओ। ब्रिक्स में और शंघाई सहयोग संगठन एससीओ में नई नई बहुपक्षीय चुनौतियां जो आ रही हैं, क्योंकि ब्रिक्स को चीन बोल रहा है ब्रिक्स प्लस करो, बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी भारत के लिए, क्योंकि वो अपने मित्र देशों को ले आएगा, जिससे भारत का इन्फ्लुएंस बहुत कम हो जाएगा। द फ्रेजाइल फैब्रिक ऑफ द WTO एंड इंडियाज एग्रीकल्चरल इश्यूज। Although WTO got its TFA rolling in February 2017, लेकिन उसका ताना बाना बहुत नाजुक हो गया है, क्योंकि डी ग्लोबलाइजेशन की बातें हो रही हैं और अमेरिका फर्स्ट की बातें हो रही हैं, और भारत के कृषि सब्सिडीज के मुद्दे अनसुलझे पड़े हुए हैं। रीजनल कोऑपरेशन एंड इवॉल्विंग सिचुएशन, इंडियन ओशन रीजन और सार्क, ये भारत के लिए 2 बहुत बड़ी चिंता के विषय बने हुए हैं। तो ये सब अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं भैया। अमेरिका, रशिया, जापान, चाइना इन इंडिया, ये जो पूरी इक्वेशन अब इवॉल्व हो रही है, इस पर हम बोधी न्यूज और बोधी सार में लगातार नजर बनाए हुए हैं। बोधी बूस्टर प्रीमियम में हम इस पे बहुत गहरे बोधी प्रबोधन अलग से दे रहे हैं। इसका बेसिक जिस्ट यहाँ पर है, ठीक है, जिसकी वजह से साउथ चाइना सी और थार्ड ये सब आ गया है पिक्चर में। तो ये थार्ड क्या है भैया? THAAD, सुना है आपने उसके बारे में? टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। साउथ कोरिया ने लगाया नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अमेरिका की मदद से। चाइना बहुत नाराज है, क्योंकि उसकी नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी पर अब बहुत गहरा एक प्रभाव। तो THAAD क्या है, हमें कमेंट्स में बताइएगा। और भारत के लिए भी ये बहुत इवॉल्विंग और एक पॉजिटिव खबर है THAAD। एंड फाइनली द वर्ल्ड ट्रेड सिचुएशन, विश्व व्यापार की बहुत ही नाजुक स्थिति। इस प्रकार ये स्थिति आज बनी हुई है। अब एलिगेशंस अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो यहां विरोधी पार्टियों को बड़ा आनंद आने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आरोपों की सूची ले आए हम। नंबर 1, ही इज अ प्रो कॉर्पोरेट प्राइम मिनिस्टर। ये पूरी तरह से सूट बूट की सरकार चलाते हैं, उन्हें गरीब लोगों से कोई लेना देना नहीं है। बार बार ऐसा बोल के कांग्रेस ने इंश्योर कर दिया है कि मोदी जी अब गरीबों के मसीहा बन चुके हैं। अब वो क्या करेंगे? दिस विल बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग टू सी इन द इमीडिएट नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। क्या करेंगे ना, विपक्षी क्या करेंगे? सेकेंड, ही इज डिस्ट्रॉइंग द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी बाय कॉन्सेंट्रेटिंग मोर पावर इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड स्कीम्स। और ये टिपिकली टीएमसी जैसी पार्टियों के आरोप हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसमें प्रधानमंत्री शब्द क्यों जोड़ा आपने? और आप मनरेगा को धीरे धीरे कंडेंस कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? इससे तो आप फेडरल स्ट्रक्चर ही तोड़ दोगे। डिमोनेटाइजेशन आपने कैसे कर दिया? हमसे आपने बात तक नहीं करना जरूरी समझा। ये दूसरा आरोप है। तीसरा, ही इज इनसेंसिटिव टुवर्ड्स माइनॉरिटीज एंड दोज हु अपोज हिज पर्सपेक्टिव। जितनी भी ये आज़ादी ब्रिगेड है भारत की, उनके द्वारा ये आरोप लगातार मोदी जी के चीफ मिनिस्टर बनने के कई सालों पहले से लगाया जा रहा है, आज भी उतनी ही ताकत से लगाया जा रहा है कि ये तो बिल्कुल जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके बिल्कुल विरुद्ध खड़े हैं। अब 300 सीटें उत्तर प्रदेश में जीत के भी यदि ये बात नहीं समझ में किसी के आएगी तो फिर क्या करेंगे? ही हैज़ नॉट इंश्योर्ड अ डेमोक्रेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट्स, ये उन पर बहुत आरोप लगा है, जिसका बीजेपी के चीफ अमित शाह साहब ने बहुत अच्छा जवाब भी दिया है। आप किसी भी पक्ष में हो सकते हैं, हो सकता है यू मे टोटली रिजेक्ट द बीजेपी फॉर नॉट गिविंग टिकट्स टू मुस्लिम कैंडिडेट्स, देन द बीएसपी विच गिव टिकट्स टू too many Muslim candidates beyond their 20 or 22% population is equally polarizing. If you think BJP is polarizing, so somehow with a cold objective eye things start looking slightly different. आप अपना व्यू रखिए और जो आपको ठीक लगे वो बिल्कुल आपके लिए ठीक है। फिफ्थ, ये तो आरएसएस की भाषा बोलते हैं, उनके खुद के कोई व्यूज ही नहीं है। सिक्स्थ, हिज फॉरेन पॉलिसी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन वन पर्सन, और उन्होंने फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर को दरकिनार कर दिया है। 7, बड़े बड़े डिसीजंस वो अकेले ले लेते हैं, किसी से पूछते ही नहीं है डिमोनेटाइजेशन। 8, हिज विक्ट्रीज आर मेकिंग हिम फील ही इज इनविंसिबल, उनको लग रहा है कि वो तो बिल्कुल अजय हो गए, लेकिन वो लोगों का दिल कहाँ जीत पाते हैं, ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है।
नाइन्थ, ही इज प्रीचिंग अ लॉट विदाउट प्रैक्टिसिंग, वो तो बस उपदेश दे रहे हैं, कर रहे हैं, सिर्फ ड्रीम मर्चेंट हैं, वो सपनों के सौदागर हैं। एंड फाइनली वो किसी भी कीमत पे सत्ता चाहते हैं और उसके लिए गोवा का उदाहरण दिया जा रहा है। तो गोवा का केस क्या है मैंने आपको समझा भी दिया और वो हमने यहाँ पे बता भी दिया। एज इट इवॉल्व्स वील कीप ऑन अपडेटिंग। ये रहे कुछ विपक्षी पार्टियों के आरोप। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल साहब का आरोप, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं और भारतीय राजनीति में इस तरह के विरोधियों की बहुत आवश्यकता है जो जमीनी स्तर पर गरीब लोगों की बात करें। दिल्ली में उनके द्वारा खोले गए पॉली क्लिनिक्स की बहुत तारीफ है, उनके द्वारा सरकारी स्कूलों को जो सुधारा जा रहा है वो बहुत ही अनुशंसनीय कार्य है, उसके लिए मैं उनकी तारीफ करना चाहूंगा। भारत की सभी सरकारों को सरकारी स्कूलों को मजबूत बनाने की ओर कदम उठाना चाहिए। 70 सालों में जो नहीं हुआ, मैं तो कहता हूं जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, टॉप मोस्ट सर्विस से लेके सबसे एंट्री लेवल सर्विस तक, इन सब के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाना कानूनन अनिवार्य कर देना चाहिए। 365 दिन में भारत के सरकारी स्कूल हमारे आज के प्राइवेट 5 स्टार स्कूलों से बेहतर हो जाएंगे। क्यों नहीं? अमेरिका में तो यही सिस्टम है ना, यू हैव पब्लिक स्कूल्स, आपके घर के जो पास है वहां चले जाइए। कोई ऐसा नहीं कि ये शहर का नंबर 1 स्कूल है। ये भारत की बीमारी है, अमेरिका की बीमारी नहीं है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मध्यम वर्गीय परिवारों पर कितना भयंकर दबाव पड़ता है, सरकार को बहुत सोचना चाहिए। इसके लिए मैं आम आदमी पार्टी की बहुत तारीफ करूंगा, बहुत बढ़िया काम किया भाई साहब आपने, कीप इट अप। हालांकि कई लोग बड़ी नफरत करते हैं इनसे और बोलते हैं कि ये तो झूठा व्यक्ति है। अब यही तो लोकतंत्र का मजा है भाई, किसी को कुछ भी बोल दो, भले ही तुम खुद कुछ भी हो। सीताराम येचुरी साहब एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता हैं, जो बात कर रहे हैं कि किस प्रकार लोगों के लोन तो माफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोल रहा है कि जनधन तो हमारे लिए बोझ है। इस तरह के खबरें तो सामने लाना विपक्षी दलों का एक सकारात्मक काम है ही, और ये होना ही चाहिए। आधार को लेकर बहुत आलोचना है कि आधार को मैंडेटरी करने का इतनी तुमको क्या गरज पड़ी हुई है। ये बात सीताराम येचुरी जी ने कहा, और भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। ममता जी ने बहुत इन पर आरोप लगाए हैं कि आधार के नाम पे आप प्राइवेसी लूज कर रहे हैं। वैसे आधार को लेके मेरे मन में भी बहुत शंकाएं हैं। आई रियली प्रे टू गॉड कि आधार डेटाबेस सिक्योर रहे, बट ऐसा लगता है कि यदि किसी दिन सब मेजर साइबर हैकिंग हैपन्स, वेल प्रैक्टिकली आपका सारा बायोमेट्रिक डेटा किसी के पास होगा, फिर वो क्या क्या कर सकता है सोच लीजिए। वी रियली होप दैट शुड नेवर हैपन। फिर ममता जी ने एक और चीज कही कि डीमो रीमो हैज डीरेल्ड द नेशन। तो इस पर उनके आरोप पहले दिन से लगे हुए हैं। आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में हर किसी को बोलने की आजादी है, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता। आइए अंतिम पृष्ठ पर चल के 2 मिनट में इसको समापन की ओर ले चलें और आज का हमारा ये बोधिसार स्पेशल संपन्न होगा। ट्रंप साहब ने 2016 में मोदी जी पर और हिंदुओं के बारे में क्या कहा था, वो अवश्य देख लीजिएगा। तो दिस इज व्हाट ट्रंप हैड सेड, एंड Mr. Modi has a big responsibility of ensuring that Mr. Trump's favorable statements about Indians, Hindus, is actually turned into actionable reality. Racial attacks on Indians in America must stop. It's very, very important. ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इसमें क्या होगा किसी को नहीं पता. Nobody knows how this thing is going to pan out, and if it backfires, it will be a big loss for everyone. अब समाप्त करने से पहले deeper resources for serious readers. जितने भी हमारे गंभीर पाठक हैं, अच्छे छात्र हैं जो बिल्कुल गहराई से इस विषय को अब पढ़ना चाहते हैं और अपनी एक मिनी पीएचडी करना चाहते हैं, 32 साल 34 साल में नहीं, कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में, रिलेटेड फुल बोधीज, ये संसाधन आपके लिए बहुत काम के हैं, पूरे लिस्टेड हैं, एक एक को खोल के अच्छे से पढ़िएगा, आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी। तो संपूर्ण बोधियां आपको भारतीय राजनीति और प्रशासन की यहां पे मिलेंगी, इन्हें देख लीजिएगा। इंडियन एंड वर्ल्ड इकोनॉमी, भारतीय और विश्व अर्थव्यवस्था पर आपको बहुत कुछ यहां मिलेगा, इसे देख लीजिएगा। वर्ल्ड पॉलिटिक्स, डिफेंस, मिलिट्री एंड टेररिज्म, रिलेटेड बोधी सार्स आपको मिलेंगे जो कि मिनी बोधीज हैं। बोधी शिक्षा के वीडियोस मिलेंगे और रिलेटेड बोधी रिसोर्सेस मिलेंगे। और फिर ये एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स हमने छात्रों के लिए रखा है जो बहुत सारे सवाल अपने करियर को लेके इस कंटेक्स्ट में पूछते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब जो हम कर रहे हैं आपको एक अच्छा करियर बनाने की दिशा में है। ये एक बड़ा अच्छा रिसोर्स यहाँ है, यूजफुल सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे एक बहुत अच्छे पेज पर जहां इस नाचीज के द्वारा लिखे हुए कोरा के बहुत सारे प्रश्नों का संकलन है। कोई भी एक टैब आप ओपन कर लीजिएगा और आपको इस पर बहुत सारे प्रश्न, उनके विस्तृत उत्तर, एक एक को क्लिक कीजिएगा सारे प्रश्न खुलते जाएंगे।
हिंदी में लिखे हुए संपादकीयों का एक बहुत बड़ा संकलन आपको इस टैब पर मिलेगा, वास्ट कलेक्शन ऑफ हिंदी आर्टिकल्स। इसको आप ओपन कर लीजिएगा और आपको यहां पर बहुत सारे हिंदी लेखों का संग्रह प्राप्त हो जाएगा। इस तरह के हमने ये रहे वो हिंदी के संपादकीय। ये अपने आप में पूरा खजाना, इसका पूरा पूरा इस्तेमाल आप कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि बोधिसार स्पेशल में हमने पूरे 360 डिग्री में आपको समझाने का जो प्रयास किया, हाल के चुनावी नतीजों की गंभीरता को, आने वाले महीनों में और सालों में अब बहुत कुछ होने वाला है। देश की राजनीति में बहुत बड़ी करवट आ गई है। तो इट्स अ बिग टर्निंग पॉइंट एंड अ पीरियड ऑफ टर्बुलेंस आल्सो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल going ahead. As Indians, you and me have only one agenda. Our country should prosper, and whosoever, whichever political party and whichever political leader can make that happen, he's our rock star. What problem can we have? आज का बोधिसार आप तक लेकर आए बोधि बूस्टर पोर्टल, पीटी एजुकेशन और पीटीज आईएएस एकेडमी। वी होप you have really enjoyed it. Now make sure you go to the Bodhi resources page and download all the election related document जो हमने इलेक्शन कमीशन की साइट से लिए हैं. Make sure you visit the Bodhi शिक्षा channel regularly and watch all our free and open videos and keep learning, keep growing. बोधिसार नॉलेज इन अ नटशेल में आज हमारे इस स्पेशल अंक में इतना ही। बहुत जल्द हम आपके साथ और बोधि न्यूज, बोधिसार और हो सका तो बोधिसार स्पेशल लेकर हाजिर होंगे। अब हमें इजाजत दीजिए। नमस्ते, जय हिंद।